हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। ठीक, तो जैसे कि आपको पता है कि मैं मैथ पढ़ा रहा हूं और हमारी परसेंटेज की क्लास चल रही है। ठीक, तो इससे पहले हमारी परसेंटेज की क्लास 3 हो चुकी है, ये हमारी चौथी क्लास है। ठीक, और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो हमारी इससे पहले की जो 3 क्लास हुई हैं उनमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर दिए हैं। ठीक, जो हमारी परसेंटेज की पहली क्लास थी उसमें सिर्फ मैंने बेसिक्स बताया था। ठीक, और हमारी जो सारी क्लास हैं परसेंटेज की 3 क्लास हुई है इससे पहले, वो लगभग 1 घंटे प्लस की है सारी क्लास, 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट। तो उसमें पहली क्लास में हमने सिर्फ बेसिक बताया था। और जो हमारी क्लास सेकंड थी दूसरी, उसमें मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई थी ऑन बेसिक्स यानी बेसिक्स के ऊपर। और एक मैंने टाइप भी करवा दिया था एक फ्रैक्शन वाला यानी फ्रैक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक, और जो हमारी थर्ड क्लास थी उसमें मैंने 4 टाइप करवाए थे ये वाले, यानी क्वेश्चन बेस्ड और मार्क्स यानी अंकों पर जो आधारित प्रश्न होते हैं। और एक ये वाला एरर इन कैलकुलेशन यानी गणना में त्रुटि। और ड्राई एंड फ्रेश फ्रूट्स यानी सूखे और ताजे फल वाले जो क्वेश्चन होते हैं। और एक ये वाला टाइप करवा दिया था यानी डेप्रिसिएशन एंड पॉपुलेशन चेंज यानी मूल्य ह्रास और जनसंख्या परिवर्तन। और जो हमारी ये आज की क्लास है इसमें देखो मैं बताऊं कौन कौन सा टाइप मैं करवाने वाला हूं। इसमें 2 टाइप कवर करेंगे हम। ठीक, एक तो ये वाला सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज वाला, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज में ये। ठीक, और इसमें मैं लगभग सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से करवाऊंगा। ठीक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो दूसरा टॉपिक है इसमें ये करवाऊंगा यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। और मैं आपको बता दूं मैंने इससे पहले बताया था, तो जो परसेंटेज चैप्टर है ये लगभग मैं 7 वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा, यानी 7 वीडियो में जितने भी टाइप होते हैं सारे करवा दूंगा। ठीक, और आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, ठीक, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किसी में भी बैठ जाना, चाहे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या जो भी एसएससी, रेलवे, आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। अगर आपने मेरी परसेंटेज की पूरी क्लास देखी और रिवीजन किया, प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाई, ठीक, तो एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, सारे टाइप करवाऊंगा मैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखो मैं बता देता हूं थोड़ा सा सक्सेसिव इंक्रीज के बारे में, ये क्या होता है। जैसे कि मैंने इसमें लिख भी रखा है, जिसमें मैं बताऊं थोड़ा सा आपको। जैसे 100 में अगर 10% की वृद्धि की जाती है और फिर परिणाम में 20% की वृद्धि कर दें, तो अंतिम परिणाम क्या होगा। ठीक, मतलब ये कह रहा है जैसे 100 है, ठीक, इसमें बोल रहा है कि 10% की वृद्धि कर दे। 10% का मतलब 1/10 यानी 1/10 का मतलब 10 पर 1 की वृद्धि। तो ये क्या हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। ठीक, और फिर कह रहा है कि 20% की वृद्धि कर दें इसके बाद। तो 20% की अगर हम वृद्धि करेंगे यानी 20% का मतलब 1/5, 1/5 का मतलब 5 पर 1 बढ़ जाएगा यानी कि 6/5 ये हो जाएगा। तो अंतिम परिणाम क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो काट दें, अब 5 से काट देंगे 2 बार, 5 दूनी 10, 11 छिंग 66 दूनी 132। तो हमारा क्या आया, 132 आया। ठीक, और हमारा पहले क्या था, यानी पहले था 100 और बाद में कितना आया, 132 आया। तो कितना एक्स्ट्रा आया, तो देख सकते हो 32 एक्स्ट्रा आया। ठीक, 100 पर, ठीक, अगर हम इसे परसेंटेज में निकालें तो 100 पर आया ये। ठीक, तो 32% ही हो जाएगा ये। तो इसका मतलब ओवरऑल जो हमारा 32% की वृद्धि हुई है इस वैल्यू में। ठीक, तो यही होता है सक्सेसिव, यानी इसका सीधा सीधा फॉर्मूला भी होता है एक, जैसे मैं बताऊं। यानी कि जैसे क्या था कि 10%, ठीक, और 20% की वृद्धि करी थी हमने सक्सेसिव। सीधा सीधा फॉर्मूला होता है ये वाला, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 ये। ठीक, यहां वैल्यू पुट करेंगे यानी कि 10 प्लस 20 प्लस 10 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100। ठीक, एक जीरो से यानी 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 10 और 20 30, यहां बचेगा 2 एकम 2, ये खाली 2, तो 30 और 2 32। तो ओवरऑल कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई, 32% की। तो अब भी हमारा क्या आया, 32%। यानी कि जैसे कि दोबारा बताता हूं, यानी 100 हमारी वैल्यू थी, इसमें पहले 10% की वृद्धि करी। 10% का मतलब अगर 100 का हम 10% निकालेंगे तो 10 आएगा। तो इसका मतलब इसमें 10 की वृद्धि होगी तो बन गया होगा 110। फिर कहा इसने 20% की इसमें वृद्धि करी, तो 110 का अगर हम 20% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी 20/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 11 दूनी 22 यानी 22 की वृद्धि करी। तो 110 में अगर हम 22 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 132। तो अब भी आप देख सकते हैं 100 की वैल्यू कितनी होगी, 32 बढ़ गई, 132 हो गई, यानी 32 बढ़ी। और इसे हम परसेंटेज में निकालेंगे तो 32% ही आएगा। ठीक, क्या आएगा, 32%। तो ये कुछ तरीके हैं जैसे मैंने बताया, यानी ऐसे निकाला तो जब भी हमारा ओवरऑल कितना है 32%। तो लेकिन इसका सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है ये वाला, ये ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। मैं इसे ड्राइव भी कर सकता हूँ, चलो मैं बता देता हूँ ये कहां से आया बन के फॉर्मूला। जैसे कोई भी वैल्यू है मानो, ठीक,
चलो इसे बाद में बताऊंगा। अब देखो नेक्स्ट ये है, जैसे ए को A% से बढ़ाया जाता है और फिर इसे B% से बढ़ाया जाता है, तो ए का कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ भी मतलब ये बता रहा है कि सक्सेसिव इंक्रीज क्या है, 2 बार A% से और B% से, तो हमारा ओवरऑल जो इफेक्टिव चेंज आया वो कितना आया। ठीक, तो यही सीधा सीधा मतलब एक बार A% की वृद्धि हुई, फिर B% की वृद्धि हुई। ठीक, तो ओवरऑल हमें परसेंटेज की वृद्धि निकालनी है कितनी हुई, तो वही ये ओवरऑल ये होगी ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये सीधा सीधा क्या है फॉर्मूला। ठीक, इसे आपको ध्यान रखना है, जब भी अगर सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज की बात की जाए तो ये सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक, अब जैसे मैं आपको कुछ बता दूं, जैसे इसमें भी ये कह रहा है कि ए को यानी ये दिया है इस प्रकार, यानी ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू सी दिया है। इसमें कह रहा है कि ए को A% से बढ़ा दिया, यानी जो ए है इसे हमने बढ़ाया A% से। ठीक, और फिर बी को B% से बढ़ा दिया, यानी जो बी है इसे बढ़ाया हमने B% से। ठीक, फिर ये कह रहा है कि जो सी है हमारा ये, इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ठीक, तो यहाँ भी कुछ नहीं है, अगर इस प्रकार आ जाए यानी कि ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू सी, यानी कोई भी दो वैल्यू उसमें मल्टीप्लाई है। ठीक, यानी एक बार जैसे जैसे इसे बढ़ाया हमने A% से, ठीक, और इसे बढ़ाया हमने B% से। ठीक, तो ओवरऑल जो सी में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो यही फॉर्मूला है इसमें भी, हम यहाँ से निकाल लेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक, तो इसे ध्यान रखना है आपको, यही होता है सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज का फॉर्मूला। अब देखो, जैसे अगर बात करें इसमें कहने लगे ए को A% से बढ़ा दिया जाता है और बी को B% से घटा दिया जाता है, यानी ये कह रहा है कि ए को तो हमने A% से बढ़ाया, ठीक, और बी को B% से घटाया, यानी इसे घटाया, तो अब हमें सी का कुल प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, तो अब भी यही फॉर्मूला लगेगा इसमें, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, अब भी यही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर हमने बढ़ाने की बात करता है वृद्धि की, यानी जैसे ए को तो हमने बढ़ाया ये A% तो ये प्लस का ही रहेगा, ए जो बी है ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि घटाने की बात कर रहा है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, जब भी कमी की बात करेगा, घटाने की बात करेगा, तो उसे माइनस में लेना है, तब ये क्या हो जाएगा माइनस में, फिर प्लस ए बी क्या हो जाएगा माइनस में और बटे 100। ठीक, इसे अगर हम फिर सोल्व करेंगे, यानी कि क्या आ जाएगा ए माइनस बी, ठीक, माइनस आ जाएगा यहां से बाहर, यानी ए बी अपॉन 100, तो ये हो जाएगा, मतलब एक वैल्यू अगर घटाने की बात करेगा, लेकिन ये आपको याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है आपको। ठीक, अगर कहीं घटाने बढ़ाने की बात करें तो उसके हिसाब से आप ले सकते हो, घटाने की बात करेगा तो उसमें माइनस ले लेंगे। ठीक, जैसे इसमें क्या बोला है, इसमें कह रहा है कि ए को A% से घटा दिया जाता है और बी को B% से घटा दिया जाता है, मतलब कह रहा है जो ए है इसे हमने A% से घटाया, यानी दोनों को ही घटाया, आपकी बात इसे B% से घटाया। ठीक, तो सी में निकालना प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, तो वही यही फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक, यानी कि लेकिन अब घटाने की बात कर रहा है तो माइनस में ये भी ए आएगा, ठीक, और ये भी माइनस में आएगा, क्योंकि दोनों को घटाया जा रहा है। ठीक, फिर प्लस माइनस ए और माइनस बी अपॉन 100। ठीक, अब इसे सोल्व करेंगे, यानी कि माइनस ए माइनस बी, ठीक, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी प्लस ए बी अपॉन 100, ये हो जाएगा। ठीक, अगर दोनों को घटाने की बात करें, तो अगर मैं आपको बताऊं, जैसे सक्सेसिव डिस्काउंट होता है उसका फॉर्मूला भी तो इसी से ही बनता है, यानी कि अगर यहां से अगर हम माइनस बाहर ले लें, ठीक, तो अंदर क्या बचेगा, ये ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, यही पढ़ा होगा आपने, यानी किरमिक बट्टा का फॉर्मूला ये, तो यहीं से बन के आता है ये फॉर्मूला, ऐसे नहीं कुछ अलग से होता है। अब देखो सेम जैसे दो के लिए मैंने बताया कि ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू सी, ठीक, मतलब ए में कुछ परसेंट की वृद्धि हुई, बी में कुछ परसेंट की वृद्धि हुई, तो हमें सी में निकालना कितने परसेंट की वृद्धि हुई, यानी सक्सेसिव वाले फॉर्मूले से। तो इसी प्रकार तीन के लिए भी होता है, यानी ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी दिया है, तो ओवरऑल जैसे ए में बात करने लगे कि इसमें A% की वृद्धि हुई, इसमें B% की वृद्धि हुई, इसमें C% की वृद्धि हुई, तो फिर हमें बताने के डी में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक, वो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100। ठीक, फिर प्लस ए बी सी अपॉन 10,000।
ठीक, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन आपको ये याद नहीं रखना, आपकी मर्जी है। ठीक, चाहो तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, नहीं तो देखो कैसे कर सकते हो। जैसे इस प्रकार दिया है, तो सबसे पहले इन दो को सोल्व करो। ठीक, इन दो से एक वैल्यू आ जाएगी सक्सेस वो ये वाले फॉर्मूले से, यानी ये a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो इनसे एक वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यू आएगी बाद में, मानो वो x आई, फिर हमारा ये बचा c वाला, फिर इन दोनों को सोल्व कर देंगे। ठीक, इस वाले फॉर्मूले से। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ। ठीक, मतलब इसे याद करने की कोई जरूरत भी नहीं है। जैसे इसमें बोला था ये a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इक्वल टू डी। मान लो a में 10% की वृद्धि हुई, ठीक, b में भी 10% की वृद्धि हुई और c में भी 10% की वृद्धि हुई, तो हमें बताना है कि d में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ठीक, तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, या तो आप उससे कर लो। देखो जैसे ये वाला फॉर्मूला बताया था, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100। ठीक, प्लस ए बी सी अपॉन 10,000। ठीक, ए बी यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 10, ठीक, प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक, अपॉन 100 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 10,000। ठीक, अब 10 और 10 और 10 यानी 30 हो जाएंगे। अब देखो 10 धाम 100, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, ये हो जाएंगे 300। और 300 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3, यानी दो जीरो कट जाएंगे। ठीक, अब देखो 3 जीरो से ये खत्म हो जाएंगे, 3 जीरो। ठीक, अब एक जीरो नीचे बचे, यानी कि यहाँ बचेगा प्लस 0.1। अगर इन्हें हम जोड़ेंगे, 30 में 3 जोड़े 33, 33.1 आ जाएगा। तो ओवरऑल कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 33.1% की वृद्धि हुई। ये 33.1 तो हमने इस फॉर्मूले से किया। और मैंने आपको कुछ अभी बताया था, आप चाहो तो उससे भी कर सकते हो, यानी कि पहले इन दो को सोल्व करो, फिर बाद में जो वैल्यू आएगी उसके साथ इसे सोल्व कर देना। ठीक, ये वाले फॉर्मूले से, यानी ये a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, इससे तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, यानी 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100। 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20। ठीक, और 10 धाम 100, 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा 1, तो 20 और 1 कितना आ गया? 21। ठीक, अब आ गया हमारा 21। और अब 10 हमारा बचा था, अब 21 और 10 को ले लेंगे एक साथ, यानी 21 और 10 को ले लेंगे एक साथ, अब इन्हें सोल्व कर देंगे। ठीक, वो कैसे? यानी इसे सोल्व कर सकते हैं, यानी 21 प्लस 10 प्लस 21 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100। ठीक, 21 और 10 31, एक जीरो से एक जीरो, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यानी कि 2.1। ये 31 में 2.1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? यानी कि 33.1। ये तो 33.1% की ओवरऑल वृद्धि हुई। तो अब भी क्या है हमारा? ये आया 33.1, और यहाँ भी क्या आया था? 33.1। तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हैं, या तो इस फॉर्मूले को याद कर लो, नहीं तो मेरा मानना ये है आप सीधा इस फॉर्मूले को याद करो और इससे ही हमें निकालनी है सारी वैल्यू। ठीक, अब देखो जैसे कुछ फॉर्मूले होते हैं, ठीक, सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज में जैसे पूछ लेता है, यानी कि ये फॉर्मूला आपको याद रहने चाहिए। ठीक, मान ले राजस्व का यानी रिवेन्यू का, तो वो फॉर्मूला होता है यानी टोटल सेल और प्राइस इनटू क्या होता है? रिवेन्यू। यानी कि जैसे मैं आपको बताऊं, कोई भी मूल्य है, यानी 5 रुपए की कोई वस्तु है, ठीक, और वो टोटल वस्तु कितनी है? 10, तो ओवरऑल कितना हमारा राजस्व हो जाएगा? मूल्य हो जाएगा 50। ठीक, मानो 5 रुपए कोई वस्तु आपने बेची, ठीक, और हमारे वो टोटल वस्तु कितने हमारे पास? 10 है, तो 10 पंजे 50, तो 50 रुपए तो हमें प्राप्त होंगे। तो वही फॉर्मूला है और कुछ नहीं। और देखो ये एक होता है एक्सपेंडिचर वाला फॉर्मूला। ठीक, क्योंकि मैं इन्हें क्यों बता रहा हूँ ये फॉर्मूले को, क्योंकि इसमें फॉर्मूला यानी इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कहता है कि मानो कुल बिक्री में 5% की वृद्धि हुई और मूल्य में यानी कि 10% की वृद्धि हुई, तो हमें राजस्व में बताना प्रतिशत परिवर्तन। तो वही सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज वाले से हम करेंगे इसे। ठीक, ऐसे हमारा व्यय का फॉर्मूला होता है, यानी उपभोग इंटू मूल्य है। यानी कि जैसे मूल्य यानी चीनी चीनी है, मानो चीनी का मूल्य 30 रुपए किलो है, ठीक, और हमने चीनी कितनी उपभोग कर रहे हैं, यानी कितनी कंज्यूम कर रहे हैं? 3 किलो कर रहे हैं, तो टोटल हमारा खर्चा कितना हो रहा है? तो यानी 30 या 90 है। ठीक, तो ये फॉर्मूला यहीं से बना है। ठीक, और जैसे कुछ फॉर्मूले ये होते हैं मेंसुरेशन के, क्योंकि
इन इन इस टाइप में मेंसुरेशन के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जैसे पूछ लेता है, ठीक, मान ली रेडियस यानी सिलेंडर की रेडियस में वृद्धि कर दी 10% की, तो पूछ लेता है कि वॉल्यूम में यानी आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ठीक, तो हमें पता होनी चाहिए। जैसे हमें कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए, यानी कि ये एरिया ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, हमसे कहने लगेगा, तो यहाँ आर दो बार है, जैसे आर मल्टीप्लाई आर। ठीक, जब वो कहेगा कि रेडियस में 10% की वृद्धि हुई, तो 10% की वृद्धि दो बार होगी, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो यहाँ सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला लगा के हम टोटल वृद्धि बता देंगे, यानी एरिया में कितनी वृद्धि होगी। ठीक, जैसे मैंने कुछ फॉर्मूले लिख भी दिए हैं, ठीक, मेंसुरेशन के। जैसे आपको ये पता होने चाहिए वॉल्यूम के, यानी जैसे क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब। ठीक, और क्यूबॉइड का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक, स्फीयर का क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक, और सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और कोन का क्या होता है, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, अगर आपको ये पता होंगे तो आप आसानी से कर लोगे क्वेश्चनों को, क्योंकि जैसे पूछेगा, माने यही है सिलेंडर, इसमें पूछ लेगा, इसका फॉर्मूला जैसे ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसमें कहेगा कि त्रिज्या में 10% की कर देंगे वृद्धि, तो हमें बताना आयतन में कितनी वृद्धि हुई। तो त्रिज्या दो बार है, आर का स्क्वायर, तो दो बार होगी वृद्धि 10% की, तो हम सक्सेसिव इंक्रीज वाले फॉर्मूले से आयतन में वृद्धि निकाल देंगे कितनी हुई। अगर आपको फॉर्मूले ही नहीं पता होंगे तो कैसे करेंगे, तो इसलिए मैंने कुछ फॉर्मूले लिख दिए हैं जो कि बेसिक से फॉर्मूले हैं। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, यानी कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब उन्हें करते हैं हम। देखो, जैसे मैं इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, आयत की लंबाई 40% बढ़ जाती है और इसकी चौड़ाई 20% कम हो जाती है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, यानी एरिया आयत का, वो क्या होता है, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, इसने कहा है कि जो लंबाई है उसमें होगी 40% की वृद्धि। ठीक, और जो हमारी चौड़ाई है उसमें हुई 20% की कमी। ठीक, चौड़ाई में क्या हुई, 20% की कमी। तो हमें निकालना है क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक, यानी ए क्या 40% प्लस बी, लेकिन इसमें कमी हुई है 20% की, तो ये माइनस में आएगा। ठीक, ये क्या आएगा, माइनस में, फिर प्लस 40 प्लस का, और बी यानी कि माइनस का 20, ये, और अपॉन 100। ठीक, 40 में से 20 जाएंगे, कितना बचेगा, 20। ठीक, माइनस आ जाएगा बाहर, और दो जीरो से दो जीरो हम काट देंगे, तो 4 दूनी 8, यहाँ माइनस का क्या आ जाएगा, 8। 20 में से 8 गया, 12। तो इसका मतलब क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 12% की। तो 12% किसमें, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट है ये, इसमें कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 45% की वृद्धि होती है, इसके प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। ठीक, मतलब ये कह रहा है त्रिज्या में 45% की वृद्धि हुई। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया इस प्रकार कि a इजक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी है ये। ठीक, या मैं कहने लगूं कि जैसे एरिया किसका, पाई आर स्क्वायर सर्कल का ये होता है, मैं कहने लगूं इसमें रेडियस में 10% की वृद्धि कर दी, तो एरिया में कितनी वृद्धि होगी। तो यहाँ जो आर है वो कितनी बार है, दो बार, यानी कि दो बार, तो इसका मतलब 10% की दो बार वृद्धि होगी। ठीक, तो हम सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगा कैसे कर लेंगे। लेकिन अगर मानो आर एक ही बार हो, जैसे इस प्रकार, जैसे पेरीमीटर जो होता है वो होता है 2 पाई आर। ठीक, तो यहाँ आर कितना, एक बार, तो आर एक बार है, अगर मान इसमें 10% की मैंने वृद्धि करी रेडियस में, और मैं कहने लगूं कि परिधि बताओ, ठीक, परिधि में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अगर आर एक बार है तो 45%, मतलब 10% की वृद्धि हुई मानो। ठीक, तो आर एक बार है तो एक ही बार, मतलब इस प्रकार तो है नहीं, दो बार आर, जो हम सक्सेसिव इंक्रीज से इसे निकालेंगे, तो इसका मतलब ओवरऑल जो इसके पेरीमीटर है उसमें भी 10% की ही वृद्धि होगी। ठीक, इस बात का ध्यान रखना। जैसे पिछले क्वेश्चन में यही है, ये कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 45% की कर दी वृद्धि, तो हमें पहले बताना है डायमीटर यानी व्यास में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो व्यास क्या होता है, वो होता है 2r। ठीक, आर में हुई है 45% की वृद्धि, यानी आर एक बार है, तो इसका मतलब कह सकते हैं जो व्यास में भी क्या 45% की ही वृद्धि होगी। ठीक, अब कह रहा है कि पेरीमीटर में बतानी है हमें कितने परसेंट की वृद्धि होगी। पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर।
तो आर भी क्या है, एक बार। इसका मतलब पेरीमीटर में भी 45% की ही वृद्धि होगी। ठीक, अब कह रहा है कि एरिया में बताओ कितने परसेंट की वृद्धि होगी। एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब आर कितनी बार है, 2 बार। ठीक, तो इसका मतलब 45% की 2 बार वृद्धि होगी। यानी फिर हम इस वाले फॉर्मूले से करेंगे इसे, ये ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये तो यानी 45 प्लस 45 मल्टीप्लाई 45 अपॉन 100। 45 से 45 90। ठीक, और 45 इंटू 45 करेंगे, 45 का स्क्वायर, 5 पंजे 25, 4 पंजे 20, क्या जाएगा ये 20 25 अपॉन 100। 2 जीरो तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ, ये क्या आ जाएगा, यानी कि 90 प्लस 20.25। ठीक, 90 में ये जोड़ेंगे, 90 20 110, यानी 110.25। तो एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 110.25। तो क्या आ जाएगा, इस एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 110.25% की वृद्धि। ठीक, तो ऐसे करना था ये क्वेश्चन। अब देखो मैं आपको बता दूं, जैसे 45 का स्क्वायर निकाला था मैंने, डायरेक्ट निकाल दिया, 5 पंजे 25, 4 पंजे 20। तो ये कुछ ट्रिक होती है निकालने की, आप टेंशन मत करो। मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा कैलकुलेशन ट्रिक के ऊपर, लगभग जितने मिनट की रहेगी, 1 घंटे की या जो भी है, जितनी भी कैलकुलेशन ट्रिक होती है, यानी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम यूज कर सके जिन्हें, वो सारी मैं एक वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, टेंशन नहीं करनी है। अब देखो इसमें क्या कहा है, ये भी सेम क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी होती है, तो इसके प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाए। तो 20% की कमी। ठीक, तो अब इसमें 20% कह दिया कमी, तो जैसा डायमीटर में बताना पहले कि कितने परसेंट कम या ज्यादा होगा। तो डायमीटर यानी व्यास, वो क्या होता है 2r। ठीक, तो r एक बार है, इसका मतलब व्यास में भी हमारी क्या होगी, 20% की ही कमी होगी। ठीक, अगर परिधि की बात करें तो परिधि क्या होती है 2πr, इसमें भी r एक बार है, तो इसका मतलब इसमें भी 20% की ही कमी होगी। अब क्या पूछा, एरिया। एरिया वही पाई आर स्क्वायर होता है ये, तो आर क्या है 2 बार यहाँ, तो इसका मतलब 20% की कमी 2 बार होगी। तो हम यहाँ वही निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अब 20% की कमी बात करी थी, तो इसका मतलब ये भी 20 आएगा माइनस का, और ये भी माइनस के 20 आएंगे दोनों बार। कमी की बात कर रहा है, इस बात का ध्यान रखना। अब -20 मल्टीप्लाई -20, ये और अपॉन 100, यहाँ प्लस है प्लस। ठीक, -20 कितने हो जाएंगे, -40। ठीक, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देंगे। ठीक, 2 दूनी 4, यहाँ कितना बचेगा, प्लस के 4। ठीक, माइनस के 40 और प्लस के 4 कितने हुए, माइनस के 36। तो क्या आया, माइनस के 36। तो माइनस के 36% आएगा हमारा आंसर। माइनस यहाँ क्या शो कर रहा है, मतलब जो क्षेत्रफल है वो 36% से घटेगा। जो माइनस है ना, ये शो कर रहा है कि जो क्षेत्रफल है हमारा वो घटेगा, यानी कम होगा 36% से। ठीक, तो इसका मतलब जो एरिया है वो 36% से क्या होगा, घटेगा। ठीक, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कह रहा है कि भुजा में k% बढ़ने के कारण एक वर्ग का क्षेत्रफल 69% बढ़ जाता है, तो k का मान क्या है। ठीक, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया, वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि इस प्रकार, यानी कि भुजा का स्क्वायर यानी a मल्टीप्लाई a। तो इसका मतलब वही सक्सेसिव इंक्रीज वाला फॉर्मूला लगा देंगे, इफेक्टिव चेंज वाला। ठीक, यानी a प्लस a मल्टीप्लाई a अपॉन 100। ठीक, तो ये हमारा ओवरऑल इंक्रीज होगा, जो कि कितना दिया है, यानी 69%, ये। ठीक, तो a, अब हमें a की वैल्यू निकालनी है। ठीक, यानी k% तो बड़ा, एक मतलब k, यहाँ k दिया है, इस बात का ध्यान रखना। ये प्लस k मल्टीप्लाई k अपॉन 100 69, ये। अब देखो इसे सोल्व करेंगे, यहां से आ जाएगा क्या, केयर के 2k। ठीक, और यहां से आ जाएगा k स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू 69। अब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यानी कि द्विघात समीकरण। फिर वहां से हम इसे हल करके k की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं करोगे, आप ऑप्शन से देखो पहले, और यहाँ से वैल्यू पुट करो डायरेक्ट। जो वैल्यू पुट करने पर सही आंसर आ जाए वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसा पहला ऑप्शन है 30,
तो 30 वैल्यू पुट करके देखेंगे हम। तो k की जगह अगर हम 30 रखें, ठीक, यानी 2 मल्टीप्लाई 30 प्लस 30 का स्क्वायर अपॉन 100, 30 का स्क्वायर अपॉन 100, ठीक। तो 30 दूनी 60 और 30 का स्क्वायर होता है 900 और अपॉन 100 है तो यहाँ बचेगा प्लस 9, तो 60 और 9 कितने हो जाएंगे 69। तो देखो पहले ऑप्शन से हमारा आंसर आ गया, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या था 30, ठीक। इसका मतलब भुजा में यानी कि साइड में हमने 30% की वृद्धि की, तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी 69% की वृद्धि हो गई, ठीक। अब देखो नेक्स्ट है ये, इसमें कह रहा है कि एक सिलेंडर की त्रिज्या 25% बढ़ जाती है और इसकी लंबाई 40% तक कम हो जाती है, तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक। मतलब प्रतिशत परिवर्तन, ये कह रहा है कि जो सिलेंडर यानी जो सिलेंडर का जो आयतन होता है वो क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अब इसने क्या बोला, यानी कि जो सिलेंडर की त्रिज्या है, तो आर हमारी 2 बार, इस बात का ध्यान रखना, यानी आर जो है पाई से तो हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक, बस हमें इससे मतलब है रेडियस से और हाइट से, इसकी बात करिए ना, तो आर हमारी 2 बार है और हाइट हमारी 1 बार है, तो इसने क्या बोला त्रिज्या में 25% की बढ़ जाती है, यानी 2 बार 25% से बढ़ी होगी, ठीक, 2 बार तो 25% से बढ़ेगी। फिर क्या बोला 40% यानी हाइट 40% तक कम हो जाती है, यानी कि जो हाइट है वो 40% कम होगी, यानी 40% की एक बार क्या होगी कमी होगी। तो देखो ये 3 वाले से भी कर सकते हैं, यानी सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज वाला जो मैंने 3 वाला फॉर्मूला बताया था, या तो आप उससे कर सकते हैं या पहले इन दो को सोल्व कीजिए फिर इसके साथ इसे सोल्व कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम ऐसे ही करेंगे, फिर मैं इसका दूसरा भी टाइप बताऊंगा करने का, इससे आसान तरीका। देखो पहले करेंगे हम ए प्लस इस वाले फॉर्मूले से, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक। इस वाले फॉर्मूले से इन दोनों को सोल्व करेंगे, इन दोनों को, ठीक, यानी 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा 50, ठीक। फिर 25 इंटू 25 यानी कि 625 और 625 अपॉन 100 तो क्या आ जाएगा 6.25, ठीक। इन्हें जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 56.25, ये आ गया 56.25। अब फिर हम 40 को इसके साथ ले लेंगे, ठीक, 40 को इसके साथ ले लेंगे ये, अब इन दोनों को सोल्व कर देंगे, ठीक, इस वाले फॉर्मूले से। जब इस वाले फॉर्मूले से सोल्व करेंगे यानी कि 56.25 प्लस, लेकिन 40% की कमी हुई थी तो माइनस का 40 लेना है, इस बात का भी ध्यान रखना, कभी आप प्लस का 40 ले लो, फिर प्लस यानी 56.25 इंटू -40, ठीक, अपॉन 100, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, ठीक। तो 56.25 और -40 तो कितना आएगा, नेक्स्ट स्लाइड बता, 56.25 में से जब 40 जाएगा वो बचेगा 16.25, ठीक। अब देखो यहां माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक, जब माइनस बाहर आ जाएगा तो एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, यहां क्या बचेगा यानी -56.25 मल्टीप्लाई 4 अपॉन नीचे 10 बचा, ठीक, इसे सोल्व कर लेंगे, यानी 16.25 -4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौका 100 और 4 छिंग 24, कुछ 4 का 4 पंजे 20, 2 22, यानी कि 224 और एक 225, तो कितना आएगा 225 ये, और अपॉन 10 तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ, ठीक। तो 22.5 आ गया हमारा, जो 16.25 और माइनस के 22.5, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, ठीक, तो माइनस का आएगा आंसर, ठीक। तो 22.5 में से इसे घटाएंगे यानी कि लास्ट में तो आएगा 25, ठीक। अब 22 में 16 जाएंगे तो आ जाएगा 6, तो हमारा आंसर क्या है 6.25, ठीक। अब माइनस यहाँ क्या शो कर रहा है, माइनस शो कर रहा है कि 6.25 यानी घटेगी, तो इसने क्या बोला था आयतन, इसका मतलब जो आयतन है हमारा यानी आयतन, ठीक, वो 6.25% से क्या हो जाएगा घट जाएगा, ठीक, घट जाएगा, ठीक। तो ये हमने इससे किया, यानी दो दो पहले इन दोनों को सोल्व करो फिर बाद में इसे ले लो इसके साथ, ऐसे हमने किया। आप चाहो तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैं नेक्स्ट स्लाइड पर बताता हूं, यानी 2 बार यानी 25% से वैल्यू 2 बार बढ़ी, ठीक, फिर 40% से कम हुई, 40% से कम हुई, ठीक। आप देखो कैसे कर सकते हैं 25% का मतलब क्या होता है 1/4, ठीक, यानी कि 25/100, इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, तो घटी मतलब बढ़ी है, तो बढ़ी का मतलब 4 पर 1 बढ़ी है, तो क्या हो जाएगा 5/4, ऐसे इस प्रकार, ठीक।
तो 25% का मतलब यानी कि 5/4, यानी कि 4 की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी हमारी। ठीक, फिर एक बार तो ये होगी, फिर 25% से बढ़ी, यानी 4 की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई। फिर कह रहा है कि 40% से घटी, तो 40% का मतलब क्या, यानी 40/100। ठीक, एक जीरो से एक जीरो खत्म, दो से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो घटी कह रहा है, यानी 5 पर 2 वैल्यू घटी, यानी 5 में से 2 गया 3, ये जो 5 थी वो क्या बन गई, 3 बन गई। अब इसे हम ओवरऑल को सोल्व कर लेंगे, कैसे, इस प्रकार 4 × 4 × 5, रेशो, इनका रेशो निकाल लेंगे, 5 × 5 × 3। ठीक, 5 से 5 काट देंगे इसे, यहाँ क्या बचा, 4 चौक 16। ठीक, यहाँ बचा 5 3 15, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यानी पहले 16 थी, फिर क्या होगी 15, यानी एक कम हो गई, तो एक हमारी कम होगी 16 पर, अगर इसे हम परसेंटेज में निकालेंगे। ठीक, अब इसे परसेंटेज में निकालेंगे तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, 6.25% कमी, क्योंकि कम हुई है ना। ठीक, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक, कई मेथड होते हैं किसी भी क्वेश्चन को करने के। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें बोला है कि एक गोले की त्रिज्या 20% तक कम हो जाती है, तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब देखो गोले की जो आयतन होता है, यानी वॉल्यूम, वो क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक, तो आर जो है हमारा वो 3 बार है। ठीक, आर 3 बार आया है, इसका मतलब त्रिज्या में 20% की करिए कमी, तो यानी कि 20% की कमी करिए, 3 बार माइनस के 20% होएगा। ठीक, 3 बार, तो आप चाहो तो ऐसे ऐसे ही कर सकते हो, यानी पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, फिर उसके साथ इसे सोल्व कर लेंगे। देखो मैं ना दोनों तरीके से बताता हूं आपको। ठीक, दोनों तरीके से बताता हूं। तो अब माइनस के लेंगे दोनों को, क्योंकि ये कह रहा है कि कमी हुई, यानी कि -20, यहां फिर -20 प्लस -20 मल्टीप्लाई -20 और अपॉन 100। ठीक, -20 कितना हो जाएगा, -40, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस, और 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यहाँ क्या बचा, 2 दूनी 4, तो -40 + 4 कितना बचा, -36, तो ये क्या आ गया यहाँ से, -36, और -20 हमारा है। अब इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, यानी -36 और -20 प्लस -36 मल्टीप्लाई -20 और अपॉन 100। ठीक, -36 -20 कितना हो जाएगा, -56, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक, यानी 20 पंजे 100, 5, अच्छा 36 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 सत्ते 35 और एक 36, यानी 5 दूनी 10, ये आ जाएगा। अब माइनस के 56 है, प्लस के 7.2 है, तो कितना बचेगा, माइनस के 56 में से हट जाएंगे 48.8, कितना बचेगा, माइनस के 48.8। तो आप देख सकते हैं, तो हमारा क्या है, माइनस के 48.8। तो ओवरऑल यानी कि आयतन में जो कितने परसेंट, 48.8% की कमी होगी, माइनस क्या दर्शा रहा है, कमी होगी, जो कि हमारा ऑप्शन डी ये दिखा रहा, 48.8 डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब कमी। तो आप ऐसे कर सकते हैं, या आप देखो जो मैंने अभी बताया था एक तरीका और, उससे कर सकते हैं, यानी कि माइनस के 20% की 3 बार क्या हुई है, कमी हुई है। ठीक, 20% की 3 बार क्या हुई है, कमी हुई है। 20% का मतलब क्या, 1/5, यानी कि 1/5, यानी 5 पर क्या, 1 की कमी हुई है, यानी 5 की वैल्यू क्या होगी, 4 हो गई। फिर दोबारा 20% की कमी हुई, यानी 5 की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। फिर दोबारा 20% की कमी हुई, यानी 5 की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। अब इसे हम सोल्व करेंगे, यानी 5 पंजे 25 पंजे 125, ये क्या आ जाएगा, 125, 4 चौक 16, यानी 4 चौक 16, 16 चौका 64, ये क्या आ जाएगा, 64। ठीक, अब आप देख सकते हैं, यानी पहले 125 थी, फिर होगी 64, यानी कितने की कमी हुई, 125 में से अगर हम 64 घटाएंगे, ठीक, यानी 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गए 6, 61 की कमी होगी, कितने पर, 125 पर, 125 पर कमी हुई है। अब मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज में निकालने के लिए, अब इसे सोल्व कर देंगे। ठीक, यानी 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। ठीक, 61 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4, 4 चिंग 24, क्या आ जाएगा, 244 और बटे 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 चौक 20, फिर 4, फिर 5 अट्ठे 40, फिर 4, फिर 5 अट्ठे 40, तब भी यहां से क्या आया, 48.8, ये कमी। ठीक, 48.8% की ओवरऑल क्या हुई, कमी हुई। तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हैं, चाहो आप ऐसे करो या उस तरीके से करो। अब देखो इसका मैं एक मेथड और बताता हूं, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। मानो 100 हमारी वैल्यू है,
तो 3 बार 20% की करनी है कमी। तो मानो पहली बार हमने करी 20% की कमी करी इसमें, ठीक। 20% की जब कमी करेंगे तो 100 का 20% क्या आता है 20, तो 100 में से 20 जाएंगे 80 हो जाएगी। फिर हमने इसमें दोबारा 20% की कमी करी, ठीक। तो 80 का 20% कितना होता है, निकाल सकते हैं। 80 का 20% क्या होता है 16, ठीक। ये 8 दूनी 16, ठीक। तो 80 में से 16 जाएंगे, वो बचेंगे 64। फिर तिबारा कह रहा है कि 20% की कमी करी, यानी तिबारा 20% की कमी करी, तो 64 का 20% क्या होता है 64 दूनी 128, ठीक। 128 यानी कि 64 दूनी 128 यानी 12.8 कम हो जाएगा। तो 64 में से 12.8 कम करेंगे तो बचेगा 51.2। तो अब बचेगा 51.2। तो आप देख सकते हैं नहीं 100 की वैल्यू लास्ट में क्या बची 51.2 बची, ठीक। तो कितने की कम हो गई, यानी कितने घटे, जो 100 में से 51.2 घटाएंगे हम तो कितने बचेंगे, यानी 100 में से जब हम 51.2 कम करेंगे तो बचेंगे 48.8 ही बचेंगे। तो अब यहां से भी देख सकते हो यानी 48.8% की कमी आई। इसे परसेंट में निकालेंगे तो 100 से तो हम कंपेयर कर रहे हैं तो 48.8 ही परसेंट आएगा ना। तो यहां से भी हम कर देख सकते हैं तो कितने की कमी आई 48.8% हमारी वैल्यू कम हो गई। तो आप चाहो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसे करते हैं। इसमें कहा है कि एक सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या में 46% की वृद्धि हुई और प्रति टिकट की कीमत में 46% की कमी हुई, तो एकत्र राजस्व यानी रिवेन्यू में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाना है, ठीक। अभी मैंने बताया था यानी रिवेन्यू को फॉर्मूला बताया था, यानी जो रिवेन्यू यानी कि राजस्व, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो जैसे मैं आपको बताऊं यानी राजस्व हमें कितना प्राप्त होगा, जैसे कोई भी सिनेमा है तो उसमें टिकटों की संख्या मानो 4 है टिकटों की संख्या, ठीक। और हमें एक टिकट से 5 रुपए मिल रहे हैं, तो टोटल हमें रुपए कितने मिलेंगे, 5 चौक 20 ही तो मिलेंगे, ठीक। तो रिवेन्यू जो हमारा कलेक्ट होगा वो कितना होगा 20। तो इसी प्रकार ये फॉर्मूला बनते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो रिवेन्यू का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा नंबर ऑफ सीट्स। नंबर ऑफ सीट्स को हम एन लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई यानी टिकट की कीमत यानी प्राइस। ये अब ये बोल रहा है कि जो 46% की वृद्धि किसमें हुई, सीटों की संख्या में, यानी 46% की होगी इसमें वृद्धि। फिर कह रहा है कि जो प्राइज है उसमें 46% की होगी कमी, यानी प्राइज में क्या होगी 46% की होगी कमी। हमें निकालना है रिवेन्यू यानी कि राजस्व में कितना प्रतिशत परिवर्तन आया। अब उसी फॉर्मूले से कर देंगे इससे, यानी ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक। ए प्लस का 46 लेंगे क्योंकि वृद्धि हुई है, ठीक। बी माइनस का 46 लेंगे क्योंकि ये घटा है, ठीक। प्लस 46 मल्टीप्लाई माइनस 46 और अपॉन 100, ठीक। प्लस के 46 माइनस 46 तो खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस आ जाएगा बाहर, माइनस आएगा बाहर। 46 की मल्टीप्लाई 46 में करेंगे यानी 46 का स्क्वायर, वो क्या होता है यानी 4 चौक 16 और 25 में 4 गए 21, ये होगा 2116 अपॉन 100। अब देखो मैंने नू ही निकाल दिया इसका स्क्वायर, तो तुम टेंशन मत करना, मैंने आपको बताया कि कैलकुलेशन की जो ट्रिक होती है जैसे स्क्वायर की निकालने की जो ट्रिक होती है मैं बता दूंगा, टेंशन नहीं करना। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें जितनी भी ट्रिक होती हैं ये कैलकुलेशन वाली जिन्हें हम एग्जाम में यूज करते हैं जल्दी आंसर लाने के लिए, उस एक वीडियो में सारी ट्रिक मैं बता दूंगा, ठीक। अब इसे अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -21.16, ये तो ये क्या दर्शा रहा है यानी 21.16 क्या हुआ हमारा वैल्यू घटी, यानी रिवेन्यू जो है वो इतने परसेंट से क्या हो गया कम हो गया। ये रहा ऑप्शन ए यानी 21.16 डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब कमी, ठीक। तो आप ऐसे कर सकते हैं। आप चाहो तो देखो मैं आपको बताऊं सीधा सीधा, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़े भी होंगे, मानो कोई भी चीज है मतलब किसी भी वैल्यू में कोई पहले ए% बढ़ाया फिर ए% हमने कम कर दिया, तो ओवरऑल जो उसमें कितने परसेंट की वैल्यू बढ़ती है, तो आपने सीधा सीधा फॉर्मूला पढ़ा होगा। माने जैसे कोई वैल्यू है एक्स, कोई वैल्यू है, इसमें कहने लगे कि पहले ए% हमने क्या बढ़ाया फिर ए% हमने क्या कर दिया कम कर दिया, तो पूछता है कि एक्स में ओवरऑल कितने परसेंट का चेंज आया, इफेक्टिव चेंज इसमें क्या होगा। तो सीधा सीधा इसका फॉर्मूला होता है ये, आपने पढ़ा होगा शायद। तो ये फॉर्मूला कुछ और नहीं, ये वहीं से बन के आता है, इससे ये फॉर्मूला यहीं से निकलता है, ठीक। आप कर भी सकते हो, पहले ए% बढ़ाया तो प्लस के, फिर इसे ए% से कम कर दिया यानी कि माइनस के, ठीक। प्लस यानी ए मल्टीप्लाई माइनस ए अपॉन 100, ठीक। ये खत्म हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, ए की मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन 100,
ठीक, तो ये फॉर्मूला यहीं से ही आता है। ठीक, इस बात का ध्यान रखना। और जो ये जो फॉर्मूला है ना जो मैंने बताया ये वाला ए प्लस बी प्लस ए बी, ये जो फॉर्मूला है ये कोई हवा में नहीं आया, ये भी ड्राइव होकर आता है। चाहो तो मैं आपको इसे बता भी सकता हूँ। देखो बताता हूँ, वैसे इसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई वैल्यू है एक्स, ठीक, उसमें पहले हमने ए% की वृद्धि करी। ठीक, जैसे एक्स है कोई वैल्यू, उसमें हमने करी पहले ए% से वृद्धि, ठीक, और फिर बाद में कर दिया हमने बी% से वृद्धि। तो हमें ओवरऑल बतानी है कि एक्स में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो एक्स थी पहले, अगर हम इसमें ए% की वृद्धि करेंगे तो बन जाएगा 100 प्लस ए अपॉन 100 ये। फिर हमने बी% से वृद्धि करी तो वो बन जाएगा 100 प्लस बी अपॉन 100 ये बन गया। तो हमारा एक्स थी वैल्यू और बाद में बन गई ये। ठीक, हमें निकालनी है कि कितने परसेंट की ओवरऑल वृद्धि हुई। तो इसमें से घटाएंगे, माइनस करेंगे कितना हुआ, यानी इसमें से ये जो है एक्स यानी 100 प्लस ए अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस बी अपॉन 100, इसमें से घटाएंगे क्या हम, एक्स घटाएंगे। ठीक, इसे घटाएंगे और फिर हम नीचे ले जाएंगे एक्स परसेंटेज में निकालने के लिए, इससे हम तुलना कर रहे हैं। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इसे एक्स ले लेंगे कॉमन, जब एक्स ले लेंगे कॉमन तो यहाँ बचेगा 1 और एक्स नीचे भी है तो एक्स हो जाएगा खत्म, यानी ये बचेगा हमारा, क्या बचेगा, ये बचेगा 100 प्लस ए अपॉन 100, ठीक, मल्टीप्लाई 100 प्लस बी अपॉन 100, ठीक, और माइनस के यहाँ बचेगा 1, नीचे भी 1 आएगा तो इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और हमारा इनटू में 100 चल रहा है, इसे सोल्व करेंगे। अब जब इसे हम सोल्व करेंगे यानी कि 100 प्लस ए और 100 प्लस बी, ठीक, अब 100 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे 10,000, इधर पहुंच जाएगा माइनस के 10,000, यानी यहाँ हो जाएगा माइनस के 10,000 और बटे में भी क्या है माइनस के 10,000, वो 10,000 खाली है। अब मल्टीप्लाई हमारी 100 से हो ही रही है। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो जाएंगे, ठीक, नीचे बचेगा खाली 100। जब नीचे 100 बचा, एक बार लिखेंगे इसके नीचे और एक बार लिखेंगे इसके नीचे, यहाँ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे 100 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे, ठीक, दस हजार, ठीक, प्लस 100 की मल्टीप्लाई पहले बी में होगी फिर ए में भी होगी, यानी 100 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा ए प्लस बी, ठीक, और 100 यानी कि 100 फिर यहाँ बचेगा ए प्लस बी ये। अब माइनस का हमारा 10,000 ये रहा, ठीक, और नीचे हमारा 100 चल ही रहा ये। अब आप देख सकते हैं 10,000 प्लस का और ये माइनस का, ये भी खत्म हो गया। अब बचा ये, यानी ये बचा है हमारा सिंपल सा ये प्लस ए बी अपॉन 100। मैं इसे ड्राइव कर रहा हूँ फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक। अब देखो एक बार इसके नीचे लिखेंगे 100 तो 100 से 100 कट जाएगा तो बचेगा ए प्लस बी, ठीक। अब ए बी के नीचे लिखेंगे एक बार 100 तो यानी कि ए बी अपॉन 100, ठीक, ये तो देख सकते हैं आप ये आ गया हमारा ओवरऑल जो इफेक्टिव चेंज आएगा वो इतने का आएगा। तो ये मैंने ड्राइव कर दिया है, ठीक, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है पर मैंने आपको बता दिया कि कोई भी चीज है, जैसे मैथ में आप देखते होंगे ट्रिक बहुत बताते हैं मैथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि ये ट्रिक लगा दो इससे ये आंसर आ जाएगा। तो जो कोई भी ट्रिक है वो ऐसी नहीं बन जाती, वो कहीं से ड्राइव होकर ही आती है, ठीक, निकाली जाती है कहीं से न कहीं से। और मैं अपनी बताऊं कोई भी ट्रिक है, ज्यादातर जो ट्रिक है तो अगर मुझे किसी ने बता भी दी तो जब तक मुझे मजा नहीं आता जब तक पता ना पड़ जाए कि ट्रिक कहाँ से आई है, कैसे ड्राइव हुई है, कैसे बन के आई है, ठीक, तो ये भी पता होना जरूरी है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें क्या बोला है, इसमें कह रहा है किसी लेख पर लगाया गया कर 10% कम हो जाता है जिसके कारण लेख की खपत 10% बढ़ जाती है, तो सरकार के राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाए। तो वही है, यानी कि पहले 10% बढ़ाया फिर 10% कम कर दिया तो हमें बताना इफेक्टिव चेंज, ठीक, यानी कि इससे कर सकते हैं माइनस के 10 का स्क्वायर अपॉन 100 ये आ जाएगा, यानी कि 10 का स्क्वायर का मतलब 100 अपॉन 100 यानी कि इक्वल टू -1, तो माइनस के 1%, 1% का मतलब डिक्रीज, यानी कि ये। तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा कीजिए। देखो क्या
राजस्व कह रहा है यानी रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या होता है, इसने क्या बोला, यानी 10% की कमी, यानी कर में 10% कम कर दिया, फिर खपत 10% हमारी बढ़ गई। इसका मतलब जैसे ये कह रहा है कि गवर्नमेंट किसी चीज पे कोई टैक्स लगा रही है, ठीक, तो मानो कोई भी चीज है उसमें टैक्स कम कर दिया, तो उसकी वजह से टैक्स अगर कम हुआ तो वो चीज हम कंज्यूम ज्यादा करने लग गए, ठीक, तो जो रिवेन्यू है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। मानो पहले चीज 5 रुपए की थी कोई, यानी कि पहले किसी चीज पर 5 रुपए का टैक्स लग रहा था, तो जब हम उसे 10 खरीद रहे थे उस वस्तु को, अब बाद में उसे इस टैक्स कर दिया कम, इस पर कर दिया टैक्स 4, तो अब हम खरीदने लग गए 12, ठीक, तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना। तो ये कह रहा है यानी रिवेन्यू का जो फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से, वैसे तो हो जाए, रिवेन्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्राइस इनटू कंजप्शन, ठीक, तो यहाँ प्राइस जो हम टैक्स ले सकते हैं, यानी टैक्स इनटू कंजप्शन। अब ये कह रहा है कि टैक्स में 10% की कर दी कमी, और जो कंजप्शन है वो हमारा 10% गया बढ़, तो हमें निकालना रिवेन्यू में कितने प्रतिशत का चेंज आया, तो वही ए प्लस बी, ये वाला ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, इससे हम निकाल देंगे, यानी कि माइनस के 10% और फिर प्लस के 10, फिर प्लस माइनस के 10 मल्टीप्लाई प्लस के 10 अपॉन 100, ठीक, ये खत्म हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा -1, तो माइनस के 1% रिवेन्यू हमारा यानी चेंज होगा, यानी माइनस का दर्शा रहा कमी, यानी 1% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी हमारे रिवेन्यू, ठीक, ये रहा ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक, नहीं तो आप सीधा कीजिए, यानी कि अगर किसी भी इस प्रकार का कोई सवाल आए कि पहले उसमें x% से वैल्यू बढ़ रही है, फिर x% से कम हो रही है, तो हमें ओवरऑल बतानी है कि कितने परसेंट से वैल्यू बढ़ी या घटी, ठीक, मतलब जैसे कोई किसी भी संख्या में पहले x% से वैल्यू घटी, बढ़ी, बढ़ी कह दो या घटी कह दो, बात एक ही है, ठीक, फिर बाद में x% से वैल्यू घटी, ठीक, इसमें भी सेम कंडीशन है, ऐसे भी कह सकता है पहले मानो घटी, बात एक ही है, और बाद में बढ़ी, कोई सा भी केस हो सकता है, ठीक, और फिर पूछे कि ओवरऑल मतलब इफेक्टिव चेंज कितना आएगा, यानी कितने परसेंट वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी, तो ध्यान रखना ये आ जाएगा x² अपॉन 100, ये हमेशा घटेगी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं आप। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई 50% बढ़ जाती है और चौड़ाई 20% घटा दी जाती है, और तथा ऊंचाई x% घटा दी जाती है, इसके कारण घनाभ का आयतन 4% कम हो जाता है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। मतलब ये कह रहा है जो घनाभ, घनाभ का मतलब क्यूबॉइड, इसका आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब इसने क्या बोला, लेंथ में 50% की करी वृद्धि, ठीक, और जो ब्रेथ है यानी चौड़ाई, इसमें 20% की करी कमी, ये, और जो हमारी हाइट है इसमें x% की क्या करी कमी, ठीक, तो इसके कारण जो क्यूबॉइड है हमारा ये, इसमें कह रहा है कि 4% की होगी कमी, यानी ये 4% से क्या हो गया, कम हो गया, ठीक, अब देखो कितना बढ़िया तरीका इसका करने का, इसे आप कैसे करेंगे, यानी 4% से कमी हुई है हमारे ओवरऑल इसमें, तो इसका मतलब यानी कि 4% से कमी होगी तो ये बचेगा 96%, ये इज इक्वल टू, ये 50% से बढ़ा है, 50% से बढ़ा है का मतलब ये 150% होगा ये, फिर ये 20% से कम हुआ है, तो 20% से कम हुआ है तो इसका मतलब ये 80% बचा होगा, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं आपको, ठीक, बिल्कुल बेसिक से। अब ये x% से कमी हुई तो ये कितना बचा होगा, ये 100 माइनस x% बचा होगा, ये, ठीक, अब इसे सोल्व कर सकते हैं, परसेंटेज को हटाने के लिए बटे क्या करेंगे हम, 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये 96/100 यहाँ इज इक्वल टू यहाँ 150/100, बिल्कुल बेसिक से, यहाँ मल्टीप्लाई 80/100, ठीक, और यहाँ 100 माइनस x/100, ठीक, अब इसे सोल्व करेंगे, इसे काट सकते हैं, यानी कि 96, इसे हम काट सकते हैं, यानी कि 24 चौक 96 और 25 चौका 100, ये कट जाएगा यहाँ से, इज इक्वल टू, ठीक, अब ये 150/100, एक जीरो से एक जीरो खत्म कर देंगे, 15/10 बचेगा, ऐसे भी काट सकते हैं 5 से, ठीक, यानी 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये बचेगा, ठीक, अब 80/100 है, इसे काट सकते हैं हम, यानी कि 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, ये कट जाएगा, यानी कि, ठीक, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, अब ये क्या बचा, यह 100 माइनस x/100, ये बचा, अब इसे सोल्व कर सकते हैं,
अब देखो इसे सोल्व करेंगे, यानी 3 अट्ठे 24 और 4 दूनी 8, यहाँ बचा 2। ठीक, अब 5 से इसे काटेंगे तो 5 पंजे 25, 2 जाएगा इधर। ठीक, तो इधर हो जाएगा 2 दूनी 4 बटे 5 नीचे है, यहाँ क्या बचा 100 माइनस एक्स अपॉन 100। इसे काटेंगे 20 बार, 20 पंजे 100, 20 जाएगा इधर तो इधर हो जाएगा 80, 20 चौक 80, यहाँ बचेगा 100 माइनस एक्स, 80 इधर आएगा 100 इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 माइनस 80, यानी कह सकते हैं एक्स की वैल्यू क्या आ गई 20। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई 20, तो इसका मतलब एक्स परसेंट से घटी, यानी कि 20% से घटेगी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप ऐसे कर सकते हैं। आप चाहो तो देखो दूसरा तरीका मैं बता सकता हूँ इसे कैसे कर सकते हैं। वैसे सबसे बेस्ट मेथड इसका यही है, ठीक, आप इससे ही कीजिए, नहीं तो आप सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज वाले से भी कर सकते हैं। कैसे, पहले इसे सोल्व करेंगे, यहाँ से एक वैल्यू आएगी, फिर उन दोनों को इसे सोल्व करेंगे, अब बराबर में क्या लेके चलेंगे हम 4% कमी, यानी माइनस में लेके चलेंगे। जैसे मैं बताऊं, यानी कि क्या बोला था इसमें 50% से बढ़ी, ठीक, फिर 20% से हुई कम, 20% से हुई कम, अब फिर हुई है x% से कम, ये, और ओवरऑल जो हमारा चेंज आया है वो आया 4% की कमी, ये। तो आप इसे सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन वो बेहतर मेथड नहीं है इसके लिए जो मैंने ये तरीका बताया ना, इससे ही करना है इस प्रकार, क्योंकि हर जगह वही लागू नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे इसके बाद बताऊंगा एक चीज और, इसे आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों का सोल्व करेंगे पहले, यानी कि 50 ये माइनस लेंगे से, यानी 50 में से 20 जाएगा 30, फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक, और यहाँ 30 में से 10 जाएंगे 20, तो ओवरऑल इसका आ जाएगा 20 अगर आप निकालोगे, फिर 20 के साथ एक्स ले लेंगे, ठीक, ये माइनस का तो यानी कि 20 माइनस एक्स, फिर माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक, यानी 20 एक्स अपॉन 100 इजकल टू 4% की ओवरऑल कमी हुई, तो इसे माइनस के 4 ले लेंगे, ये। अब इसे भी अगर हम सोल्व करेंगे, चलो मैं कर ही देता हूँ, यानी 20 पंजे 100, ठीक, यहाँ 20 या माइनस एक्स है, माइनस के एक्स बटे 5 यानी 5x, यानी कि यहाँ आ जाएगा माइनस के 6x बटे 5, ठीक, इजकल टू यहाँ -4 है, तो ये इधर आएगा 20 और 4 24 हो जाएगा, और ये इधर पहुंच जाएगा, यानी कि इधर हो जाएगा 24, इधर हो जाएगा 6x अपॉन 5, ये। अब 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, 5 इधर जाएगा तो 5 चौक 20, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, देखो यहाँ से भी हमारा आ गया, ठीक, पर ये बढ़िया मेथड नहीं है, वही उसी तरीके से कीजिए आप, क्योंकि हर जगह वही नहीं लगेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं कहने लगूं कि पहले हमने 20% की क्या करी, वृद्धि करी, फिर हमने करी 10% की वृद्धि, अब मैं ओवरऑल पूछ रहा हूँ कि क्या हमारा इफेक्टिव चेंज आएगा, कितने परसेंट की ओवरऑल वृद्धि होगी, ठीक, एक तो तरीका होगा ये। अब मैं दूसरा क्वेश्चन एक ये है इस प्रकार, जैसे मैं कहने लगूं 14 सही 2/7% की क्या करी मैंने, वृद्धि, ठीक, और फिर हमने करी 16 सही 2/3% की वृद्धि। अब मैं दोनों में कह रहा हूं कि हमारा बताना है कि ओवरऑल चेंज क्या आएगा, प्रतिशत परिवर्तन, ठीक, तो इसमें तो हम इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, ये वाले फॉर्मूले लगा देंगे, ये वाला, ठीक, और आसानी भी हो रहेगी, हमें लगा के निकाल सकते हैं, ठीक, लगा हम इसमें भी सकते हैं, इस वाले इन दोनों में, लेकिन ये फ्रैक्शन में हमें वैल्यू दी है, तो ये बहुत मतलब कैलकुलेटिव बन जाएगा, तो इसे इससे नहीं सोल्व करेंगे, इस वाले को, इससे तो इस वाले को तो कर देंगे। इसे हम कैसे करेंगे, देखो इस वाले नीचे वाले देखो, 14 से 2/7% है, ये परसेंट में है, ठीक, तो 14 से 2/7% क्या होता है, ये होता है 1/7, ठीक, फ्रैक्शन में क्या होता है 1/7, 16 से 2/3 क्या होता है 1/6, ये क्या होता है 1/6, तो दोनों वैल्यू हमने बढ़ाई है, मतलब ये कह रहा है कि पहले 7 थी वैल्यू, वो 1 बढ़ गई तो हो गई 8, पहले 6 थी, फिर कितनी होगी वो 7 होगी, तो हमें ओवरऑल बताना है, ठीक, तो 7 मल्टीप्लाई 6 रेसो 8 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कट जाएगा तो कितना बचा 6 रेसो 8, ठीक, यानी इसे और काट सकते हैं, यानी 3 दूनी 6 4 दूनी 8, अब आप देख सकते हैं ये 3 की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, नहीं 1 बढ़ गई 3 पर, मल्टीप्लाई 100, यहां से क्या आ जाएगा 33.3%, तो ओवरऑल जो चेंज आएगा इसमें, यानी इस वाले में, वो कितना आएगा 33.3% का, ये, ठीक,
तो हमने इससे नहीं किया, उस वाले फॉर्मूले से, सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज वाले से, हमने इस प्रकार किया। तो अगर इस प्रकार आ जाए फ्रैक्शन वाले तो उन्हें ऐसे ही करना है, इससे आसान हो जाएंगे ये। ठीक, इन्हें पहले फ्रैक्शन में बदलो और इन्हें इस प्रकार लिखेंगे और कर देंगे। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन को हमें देखना पड़ता है कैसा क्वेश्चन है, जब हम उसमें मेथड लगाते हैं कि कौन सा मेथड इसके लिए सही होगा। ऐसे नहीं कि हर क्वेश्चन में एक ही प्रकार का मेथड लगाते रहेंगे। ठीक, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ कौन सा मेथड लगेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कह रहा है कि शंकु की त्रिज्या y% से बढ़ जाती है और ऊंचाई 50% तक कम हो जाती है, तो y का मान ज्ञात करें यदि आयतन में 2% की कमी हुई। मतलब कह रहा है शंकु की, जो शंकु होता है यानी कोण, इसका वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। अब ये कह रहा है कि त्रिज्या में y% बढ़ जाती है, नहीं आर जो है हमारा वो 2 बार है और हाइट तो हमारा 1 बार है, तो यानी कि त्रिज्या y% से बढ़ जाती है, तो 2 बार y% से बड़ी होगी ये, क्योंकि 2 बार है y। ठीक, और हाइट जो है वो 50% तक कम हो जाती है, 50% क्या होगी, कम। तो हमारा जो आयतन है वो कितना, 2% से कम हो गया। जो हमारा आयतन था वो 2% से क्या होगा, कम। इसे भी हम सोल्व कर सकते हैं। अब देखो 2% का मतलब 98%, तो 98/100 इतना बचा होगा आयतन। ठीक, y% से बढ़ी, तो y% से बढ़ी का मतलब 100 प्लस y/100, ये इतना होगा। ठीक, फिर दोबारा y% से बढ़ी, ठीक, फिर 100 प्लस y/100 करेंगे तो इसका मतलब इसे स्क्वायर ही जो कर दो, इससे बढ़िया। ठीक, फिर 50% से भी कम, तो 50% ही बचेगी, तो 50/100 ये। अब इसे सोल्व कर लेंगे, तो ये बेहतर मेथड है इसका करने का। इन तरीके से करोगे तो जल्दी आंसर आएगा, इस बात का भी ध्यान रखना। अब इसे सोल्व करेंगे, अगर हम 98/100 है तो इसे काटेंगे, 49 से काट देंगे, 49/50 आ जाएगा। ठीक, इसे ऐसे रहने देंगे, यानी कि ये 100 प्लस y/100 का पूरे का स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ था 50/100, यानी कि इसे लिख सकते हैं हम 1/2, काट देंगे। अब 2 से अगर हम इसे काटेंगे 50 को, तो यहाँ जाएगा 25, तो यहाँ बचेगा ये 49/25 इजकल टू 100 प्लस वाई अपॉन 100। ठीक, अब देखो जो ये स्क्वायर था ये इधर पहुंच जाएगा रूट में। ठीक, 49 का रूट क्या होता है, वो होता है 7। 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 7। अब 25 का कितना होता है, 5। ठीक, यहाँ है 100 प्लस y/100। ठीक, तो इसे 5 से अगर हम काटेंगे तो 20 बार कट जाएगा, 20×5 100। अब 20 जाएगा इधर, मल्टीप्लाई हो जाएगी 7 में, तो 20×7 140। इधर क्या हो जाएगा, 140 इजकल टू, इधर क्या बचा, 100 प्लस वाई ये। ठीक, 140 है, इधर 100 है, तो 100 इधर आने पर माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा खाली 40। तो 40 इजकल टू वाई, तो हमारा वाई कितना आगा, 40, और हमें ये ही निकालना था। ठीक, तो इसमें क्या आगा, 40। 40 किसमें दिया है, ये रहा, यानी कि 40% की क्या हो जाएगी, इसमें वृद्धि हो जाएगी त्रिज्या में। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। तो ये है तरीका करने का। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 10% बढ़ जाती है और आयत की चौड़ाई भी 10% बढ़ जाती है, इसकी परिधि में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाए। ठीक, तो इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, जैसे कोई भी मान ए है, इसमें ये दिया है इस प्रकार x × y। ठीक, अब मैं कह रहा हूँ कि x में 50% की वृद्धि हुई और y में 20% की वृद्धि हुई, तो मैं कह रहा हूँ कि ए में बतानी है मैं ओवरऑल कितनी वृद्धि हुई। तो हम यहाँ सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज वाले फॉर्मूले से इसे निकाल लेते हैं, इससे। ठीक, लेकिन अगर मैं इस प्रकार कहने लगूं कि ए है ये x प्लस वाई, बीच में दिया है प्लस, मल्टीप्लाई नहीं दिया, प्लस दिया है। अब मैं कहने लगूं कि x में 50% की वृद्धि हुई, ठीक, और y में 20% की वृद्धि हुई। ठीक, तो हमें निकालना कि ए में ओवरऑल कितनी वृद्धि हुई। तो यहां से अब हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि बीच में अगर प्लस दिया है। ठीक, चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ कैसे। जैसे इस प्रकार है, ए बराबर दिया x प्लस वाई। ठीक, मानो x बढ़ा था 50% से, चलो 50 छोड़ो, 10% से बढ़ाया, यानी x को बढ़ाया हमने 10% से और y को बढ़ाया हमने 20% से। हमें निकालना है ए में ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या आएगा। ठीक, तो a इजक्वल टू
10% की वृद्धि हुई, यानी ए यहाँ न्यू है, मानो 10% की वृद्धि हुई तो ये हो जाएगा 11/10 ए प्लस 20% की वृद्धि हुई वाई में, तो 20×5 यानी कि ये हो जाएगा 6/5 वाई, ये हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ सकता, यानी कि इससे आगे क्या करें हम, कुछ कॉमन तो ऐसा आ ही नहीं रहा जो कॉमन ले लें हम, यानी इस प्रकार कॉमन ले लें कि अंदर हमारा क्या बचे। ठीक, ये एक्स है, यानी 11/10 एक्स, यानी कि जो अंदर यानी बाहर ये बचे एक्स प्लस वाई, और यहाँ कुछ कॉमन आ जाए तो हमें फिर पता ही पड़ जाएगी कि ओवरऑल कितने परसेंट की वृद्धि चेंज हुआ है। ठीक, ऐसा तो कुछ आने नहीं, यानी इससे आगे हम सोल्व नहीं करें, यानी कि इसका मतलब इसे हम सोल्व नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, एक जगह सोल्व हो सकता है, कैसे, जैसे अगर मैं यही कहता कि ये दिया है ए बराबर एक्स प्लस वाई, अगर मैं कहने लगूं कि एक्स में भी 10% की वृद्धि हुई और वाई में भी 10% की वृद्धि हुई, ठीक, वाई में भी क्या हुई 10% की वृद्धि, अगर हम अब पूछने लगे कि ओवरऑल ए में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो अब शायद हम निकाल सकते हैं वो कैसे, ए न्यू 10% की वृद्धि होगी, मतलब 11/10 एक्स प्लस ये भी 11/10 हो जाएगा वाई, यानी 11/10 वाई। अब यहां से हम ए इक्वल टू 11/10 ले लेंगे कॉमन, अंदर बचेगा एक्स प्लस वाई। ठीक, ये बचेगा अंदर एक्स प्लस वाई। अब देखो एक्स प्लस वाई की जगह वापसी ये लिख सकते हैं, तो ये तो हमारा ए ही है, यानी कि इस प्रकार ए इज इक्वल टू 11/10, यहाँ ए ही है, ए इधर आ जाएगा, नहीं ए न्यू अपॉन ए, ये पुराने वाला है 11/10। तो आप देख सकते हैं पहले ए 10 था और बाद में कितना होगा 11 हो गया, यानी एक बढ़ गया 10 पर, और मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाएगा 10% ही आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 10%। तो आप कह सकते हैं, यानी कि सिंपल सी भाषा में मैं आपको बताऊं तो बस आप इतना ध्यान रखना है, इस प्रकार कोई कंडीशन है, इस प्रकार, यानी बीच में दिया है हमें प्लस, अगर वो कहने लगे कि एक्स में यानी कि 10% की वृद्धि हुई, अब बाद में भी 10% की वृद्धि हुई, यानी सेम वृद्धि कर रहा है, यानी इसमें अगर p परसेंट की हुई वृद्धि, p कोई भी वैल्यू हो सकती है, और इसमें भी p परसेंट की हुई वृद्धि, तो ओवरऑल ए जो है ना इसमें इसमें भी p परसेंट की ही वृद्धि हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। बस ये तो सोल्व हो सकता है ये वाली कंडीशन वाला। और अगर कहने लगे इसमें p परसेंट की वृद्धि हुई, इसमें कुछ और परसेंट की वृद्धि हुई है, पी क्यू आर जो भी है, तो जब ये इसे सोल्व नहीं कर सकते, जब इसका मान नहीं आ सकता, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि अब हमारे जो क्वेश्चन है ना वो इसी के ऊपर डिपेंड है। जैसे इसमें कहा था एक आयत की लंबाई 10% बढ़ जाती है और आयत की चौड़ाई भी 10% बढ़ जाती है, तो हमें परिधि में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाना है। तो यानी कि जो आयत है उसकी जो परिधि होती है पेरीमीटर, वो क्या होती है, वो होती है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होती है। अब इसने क्या बोला था, नहीं लेंथ है उसमें कर दी 10% की वृद्धि इसमें, और जो ब्रेथ है इसमें भी क्या कर दी 10% की वृद्धि कर दी, तो हमें बतानी है कि पेरीमीटर में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, यानी कि पेरीमीटर जो न्यू है क्या बन जाएगा, यानी कि 2 एल में जब 10% की वृद्धि करेंगे, यानी कि एल मल्टीप्लाई 10% की वृद्धि करेंगे तो 110/100, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो क्या बचेगा 11/10, यानी एल मल्टीप्लाई 11/10 प्लस बी भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 11/10। ठीक, पी न्यू 2 11/10 ले लेंगे बाहर, ठीक, और अंदर क्या बचेगा एल प्लस बी। अब एल प्लस बी यानी कि ये तो वही आ गया हमारा पेरीमीटर। ठीक, आप देख भी सकते हैं जब 11/10 बाहर आ रहा है तो इसका मतलब इसमें 10% की वृद्धि होगी, पर मैं जब भी निकाल के बता रहा हूं कैसे, यानी कि पी न्यू इज इक्वल टू 11/10 ले लिया कॉमन, ये यहाँ था 2 और यहाँ एल प्लस बी की जगह, यानी कि इसे लिख सकते हैं पूरे को एल प्लस बी, ये अब देखो 2 एल प्लस बी, ये तो वही आ गया पुराना वाला पेरीमीटर, यानी कि पी न्यू इज इक्वल टू 11/10, यहाँ आ जाएगा पी आ जाएगा नीचे इसके, चलो यही बता देता हूँ, यानी कि पी न्यू यहाँ है, नीचे आ गया पी, यहाँ बचेगा 11/10, देख सकते हैं पहले पी था 10 फिर हो गया 11, यानी एक बढ़ गया 10 पर, मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 10% ही आ जाएगा। ठीक, तो ये मैंने निकाल के बताया,
लेकिन आप सीधा सीधा देख सकते हैं, मैंने बताया जब इसमें भी 10% की वृद्धि हुई, इसमें भी 10% की वृद्धि हुई, तो इसका मतलब पेरीमीटर में क्या होगी, 10% की वृद्धि। आपको सीधा करना है, ठीक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, निकालना नहीं है, ये तो मैं बता रहा हूं जिससे आपको पता पड़ जाए कि निकाला भी जा सकता है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी सेम क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि एक आयत की लंबाई है, उसमें 10% की बढ़ा, यानी लंबाई 10% से बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% से बढ़ा दी जाती है। तो इसका परिधि में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाना है। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, वही कंडीशन बननी है। टू लेंथ प्लस ब्रेथ ये होती है पेरीमीटर। इसमें कहा ये हुई 10% से वृद्धि, और जो है ये है इसमें हुई 20% से वृद्धि, और बीच में आ रहा प्लस। तो मैंने बताया था इसे हम निकाल नहीं सकते, तो इसे निकाल नहीं सकते तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, यानी सी एंड डी। सी एंड डी का मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक। अगर मानो दोनों में 10% की वृद्धि होती, इसमें भी 10% की वृद्धि होती है और इसमें भी 10% की वृद्धि होती, तो इसमें भी क्या हो जाती, फिर ओवरऑल 10% की ही वृद्धि हो जाती। लेकिन अब अलग अलग वृद्धि हुई है तो इसे हम नहीं निकाल सकते। अगर बीच में मल्टीप्लाई हो तो हम सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज से कर लेते हैं, लेकिन प्लस वाले को नहीं कर सकते, ठीक। और एक बात का और ध्यान रखना, मैंने भी बताया कि अगर दोनों में सेम वृद्धि हो रही है, ठीक, जब तो हम निकाल सकते हैं। अब मानो ऐसे भी अगर इसमें 10% की वृद्धि हुई, इसमें 10% की कमी जब भी नहीं निकाल सकते, यानी एक में कमी हो रही है एक में बढ़ रही है तब भी नहीं निकाल सकते, या तो दोनों में कमी हो रही हो या दोनों ही बढ़ रहे हो सेम, तो तब निकाल सकते हैं, ठीक। मानो ऐसे कहने लगे कि लेंथ में 20% की कमी हुई, ठीक, और ब्रेथ में भी 20% की कमी हुई, तो तब ओवरऑल जो होगा वो 20% की ही कमी हो जाएगी, ठीक। इस बात का ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि रवि के काम के घंटे प्रतिदिन 15% बढ़ गए और उसकी प्रति घंटे की मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई, उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। दैनिक आय, तो देखो जो दैनिक आय है यानी कि इनकम उसकी कैसे निकलेगी, पर डे की, यानी इनकम जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी, यानी कितने उसके घंटे काम करता है वो, ठीक, और एक घंटे में उसे कितने रुपए मिलते हैं, वेजिस। एच का मतलब घंटे, डब्ल्यू का मतलब वेजिस यानी कि मजदूरी। तो ये आ जाएगी हमारी इनकम, यानी कह सकते हैं जैसे मानो 10 घंटे कोई व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक, और उसे 1 घंटे के 5 रुपए मिलने हैं, तो 10 पंजे 50, यानी उसकी इनकम 50 आएगी ना, ठीक। तो इस प्रकार अब इसने क्या बोला, यानी घंटे जो है 15% से बढ़ गए, ये 15% से क्या बढ़ गए, और जो हमारी मजदूरी है वो 20% की वृद्धि हुई, यानी जो वेजिस है उसमें भी 20% की क्या हुई, वृद्धि। हमें निकालना इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई, तो वही इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ए बी अपॉन 100। ए क्या है 15%, 15 प्लस बी क्या है 20 प्लस 15 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100, ठीक। अब इसे सोल्व कर सकते हैं, 15 20 35, ठीक। 20 से काटेंगे 5 बार और 5 से काटेंगे 3 बार, तो यहाँ जाएगा 3, 35 और 3 38। तो हमारी जो इनकम है उसमें 38% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, जो कि दिया है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन क्वेश्चन है और कितने आसानी से हो जाते हैं ये, ठीक। मैं बिल्कुल सीक्वेंस वाइज करवा रहा हूँ और बिल्कुल बेसिक से सारी चीज बता रहा हूँ, यानी कंसेप्ट भी बता रहा हूँ कहाँ से कैसे बनना है, बिल्कुल एक एक चीज बता रहा हूँ, ठीक। ऐसे नहीं कोई भी यानी ट्रिक लगाई और करवा दिया, ये कुछ भी ट्रिक लगाई नहीं, ये ट्रिक है इससे कर दो, ऐसे नहीं। आपको मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार कंडीशन बन रही है, यानी कि मल्टीप्लाई वाली जब हम लगाएंगे ये वाला सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज वाला फॉर्मूला, जब इस प्रकार कंडीशन बनती है तब। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कह रहा है कि गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का दबाव सीधे तापमान के आनुपातिक होता है, आनुपातिक का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक, और दिए गए शर्तों के तहत आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यदि तापमान में 40% की वृद्धि हुई और आयतन में 20% की कमी हुई तो नया दबाव क्या होगा। बेहतरीन क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन भी वही है जैसे हम पहले कर रहे हैं ना, ये उसी टाइप पर ये क्वेश्चन है, उसी पर बेस है, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट दे दी। इसमें क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है कि कोई गैस है उसका निश्चित द्रव्यमान का दबाव यानी कि प्रेशर तापमान के क्या होता है आनुपातिक, यानी कि
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तापमान के, टेम्परेचर के। अब इसने क्या किया, बाद में कह रहा है कि आयतन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी जो प्रेशर है वो आयतन के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये ठीक, तो यानी P जो है T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आयतन के यानी कि वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं, जो P है वो T अपॉन V इस प्रकार, ठीक, यानी कि T के तो अनुपातिक और V के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक, ये इस प्रकार कंडीशन बन रही है। अब ये इसमें क्या कह रहा है, जो टेम्परेचर है इसमें 40% की कर दी वृद्धि और जो आयतन है उसमें 20% की कर दी कमी। अब देखो कर सकते हैं, यानी कि जो P है हमारा इसे हम इक्वल मान लूं, यानी इक्वल मान के यानी K इस प्रकार मान लिया, ठीक, यहाँ T अपॉन V कॉन्स्टेंट हो जाएगा K। ये तो अब जो हमारा P न्यू है वो क्या बनेगा, यानी K जो T है उसमें 40% की कर दी थी वृद्धि, ये हो जाएगा हमारा 140%, ठीक, 140% हो जाएगा। और जो हमारा V था उसमें 20% की करी थी कमी, ये हो जाएगा 80%, ठीक, ऐसे कर सकते हैं। अब इन दोनों को यानी कि P अपॉन Pn डिवाइड कर सकते हैं, K से K खत्म हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा T अपॉन V और यहाँ हो जाएगा T अपॉन V मल्टीप्लाई 140% और यहाँ 80%, ठीक, T अपॉन V से यानी ये भी खत्म हो सकते हैं पूरे के पूरे, तो परसेंट से परसेंट खत्म हो सकती है, 80 जाएगा ऊपर, यानी कह सकते हैं P अपॉन जो Pn है 80 जाएगा ऊपर ये और 140 आएगा नीचे ये। अब इसे काट सकते हैं और इसे काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, तो आप देख सकते हैं यानी कि प्रेशर, अब प्रेशर जो नींव है उसका रेशो आ गया हमारा 4/7 ये, यानी कि पहले P क्या था 4 और बाद में कितना हो गया 7, तो 3 बढ़ गया, वो 3 बढ़ गया 4 पर मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज में निकालने के लिए 4 से काटेंगे 25 बार, 25 थी 75, तो क्या आ जाएगा 75% से बढ़ जाएगा, इसका मतलब प्रेशर कहाँ से बढ़ जाएगा 75% से। तो 75% किसमें है, ये दिया इंक्रीज बाय 75%, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, कुछ नहीं है, मतलब बस थोड़ा सा बच्चे इसमें घबरा जाएंगे इसमें इस प्रकार, ये मतलब जो लैंग्वेज है ये डिफिकल्ट है, यानी कि क्वेश्चन तो वही है पहले वाला जो हम करवाते आ रहे हैं उन्हीं पर आधारित। ठीक, आप चाहो तो सीधा भी कर सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ कैसे, यानी कि जो हमारा प्रेशर है वो क्या है T अपॉन V है, इसमें क्या ही है कि 40% की कर दी इसमें वृद्धि, अगर जब इसमें 40% की वृद्धि करेगा यानी जो P है हमारा वो क्या बन जाएगा, इसमें 40% की वृद्धि करेगा तो 140/100 यानी कि 7/5 ये आ जाएगा, यानी कि T अपॉन V ये क्या आ जाएगा, जैसे 40% की वृद्धि करी यानी 7/5, ठीक, और इसमें 20% की कमी करी तो 4/5, ठीक, 5 से 5 कट जाएगा, ठीक, आप देख सकते हैं तो यहाँ ये क्या बच रहा है, ये P T अपॉन V तो ऐसा है ही, ऊपर क्या है मल्टीप्लाई 7 और अपॉन नीचे 4, अब भी आप देख सकते हैं पहले 4 था कितना हो गया 7 हो गया, यानी कि 3 बढ़ गया 4 पर मल्टीप्लाई 100, सीधा कीजिए, अब भी यहाँ से क्या आ जाएगा 75% ही आ जाएगा, ठीक, तो आपकी मर्जी कैसे भी कर सकते हो। अब देखो, अब मैं जो टाइप करवाने वाला हूं वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, यानी जो जनसंख्या पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं वो वाला टाइप। अब उन्हें देखते हैं कि उन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कह रहा है कि एक कस्बे में जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुष जनसंख्या में 10% और महिला जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई, तो कस्बे में पुरुषों की संख्या कितनी थी। ये कह रहा है कि यानी मेल और फीमेल, यानी मेल और फीमेल की टोटल जो जनसंख्या थी वो थी 8000, ठीक, अब ये कह रहा है कि पुरुष जनसंख्या में 10% की वृद्धि, यानी जो मेल थी, मेल वो 10% से गए बढ़, ठीक, और फीमेल 8% से बढ़ गई, यानी कि जो फीमेल है वो 8% से बढ़ गई। अब ये कह रहा है कि कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई, कुल का मतलब ये जो मेल और फीमेल की जो जनसंख्या थी ये, इसमें ओवरऑल कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 9% की वृद्धि हुई ये। तो आप इसे यहां से सोल्व
कर लीजिए, यानी कि ये है 10% एम, 10% एम प्लस ये है 8% एफ। ठीक, इसे सोल्व करेंगे 9% के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 9% एम प्लस ये आ जाएगा 9% एफ। ठीक, तो यहाँ 9% एम है, 10% एम है, तो यहाँ क्या बचेगा 1% एम, इधर आने पे माइनस का हो जाएगा। ठीक, अब देखो इधर 9% एफ है, इधर 8% एफ है, इधर जाने पे माइनस का 8% एफ हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी बचेगा 1% एफ। अब देखो परसेंट से परसेंट खत्म, यानी एम बराबर एफ ही आ जाएगा। एम बराबर क्या आ गया, एफ आ गया। इसका मतलब मेल इज इक्वल टू फीमेल, यानी मेल और फीमेल क्या है, हमारे बराबर है। तो जब बराबर है यानी कि दोनों मिला के 8,000 थे, तो इसका मतलब जब बराबर है तो ये भी 4,000 होगा, ये भी 4,000, ये तो सिंपल सा है। ठीक, तो इसका मतलब जो हमारी मेल की जनसंख्या थी वो कितनी थी, 4,000 थी। तो एक तो तरीका इसका ये है करने का। अब देखो आप चाहो तो इसे एलिगेशन से भी कर सकते हैं, हालांकि अभी मैंने एलिगेशन बताया नहीं है। ठीक, जब एलिगेशन वाले क्वेश्चन आएंगे तो मैं बताऊंगा कि एलिगेशन कहाँ और कैसे यूज किया जाता है, लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन एलिगेशन से कर सकते हैं तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया एलिगेशन तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा। ठीक, जैसे इसमें बोला था क्वेश्चन में, मतलब मेल और फीमेल दिए थे। मेल की कह रहा है कि 10% से जनसंख्या बढ़ी और फीमेल की 8% से बढ़ी, ओवरऑल हमारी 9% की वृद्धि हुई। ठीक, तो यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, 10 में से 9 गया 1%, और 9 में से 8 जाएगा, यानी 9 में से 8 जाएगा, यहाँ भी 1%। ठीक, तो देख सकते हैं यानी 1:1 ये आ गया, मेल और फीमेल का रेशो आ गया, ये मेल और फीमेल का क्या आ गया, रेशो। ठीक, तो इसका मतलब मेल और फीमेल मिलाकर कितने हैं, एक और एक 2 हैं मिलाकर, जो कि दिए थे 8,000। ठीक, और हमें एक यानी 2 का रेशो था, 1 का रेशो हमें निकालना है। ठीक, तो वो आ जाएगा 4,000। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी, यानी एलिगेशन भी इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं। ठीक, अब जैसे एक तरीका और मैं बताऊं, जैसे इसी में ही आप चाहो तो देखो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मेल है और फीमेल, यानी एक जैसे मैंने ये इक्वेशन बनाई है अभी, तो इस टाइप की दूसरी टाइप की भी इक्वेशन बना सकता हूं मैं। कैसे, मेल और फीमेल है, मानो यहाँ टोटल है, इसने कही कि मेल में हुई है 10% की वृद्धि और फीमेल में हुई है 9% की वृद्धि, यही बोल रहा था ना, 8% की, यानी कि फीमेल में हुई है 8% की वृद्धि और मेल में हुई 10% की वृद्धि। 10% का मतलब क्या, 8% प्लस 2%, ये इस प्रकार। और जो हमारा टोटल है उसमें 9% की वृद्धि हुई, 9% का मतलब 8% प्लस 1%, इस प्रकार। ठीक, तो आप देख सकते हैं, मानो अगर मेल में भी 8% की वृद्धि होती, फीमेल में भी 8% की वृद्धि होती, तो ओवरऑल हमारी 8% की ही वृद्धि होती। लेकिन जब मेल में 2% की वृद्धि एक्स्ट्रा हुई, तो जो टोटल है उसमें 1% की वृद्धि हुई एक्स्ट्रा। मतलब कह सकते हैं जब मेल का जो 2% है वो बराबर है टोटल, यानी कि मेल प्लस फीमेल का 1% के बराबर, ये। तो यहां से भी हमारी इक्वेशन बन सकती है, परसेंट से परसेंट खत्म कर देंगे, यानी कि 2m इज इक्वल टू m प्लस एफ। ठीक, इधर आएगा m, यानी यहां से भी क्या आ जाएगा, m बराबर f। तो देख सकते हैं, तो यानी एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें कह रहा है कि एक गांव में पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या 44,000 है। पुरुषों की आबादी में 20% और महिलाओं की आबादी में 16% की वृद्धि हुई। इसके कारण गांव की आबादी में 17% की वृद्धि होती है। वेतन वृद्धि से पहले पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, मतलब ये कह रहा है कि मेल और फीमेल वो कितने हैं, 44,000। ठीक, अब ये कह रहा है कि पुरुषों की आबादी में 20% की वृद्धि हुई, लेकिन जो मेल है वो 20% से बढ़े। ठीक, और जो फीमेल है वो 16% से बढ़ी, फीमेल है वो 16% से बढ़ी। ठीक, तो ओवरऑल यानी 17% की वृद्धि हुई मेल और फीमेल मिला के, ये इसमें 17% की क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक, अब यहां से हम सोल्व कर सकते हैं इसे, 17% एम आ जाएगा इधर, यहाँ 20% एम है, तो इधर कितना बचेगा, 3% एम इज इक्वल टू, यहाँ 17% एफ हो जाएगा, इधर माइनस का जाएगा 16% एफ, तो यहाँ कितना बचेगा, 1% एफ। ठीक, परसेंट को देखो हम हटा नहीं रहे, यानी कि डिवाइड करेंगे 100 से, क्यों, तो यहाँ परसेंट से परसेंट सीधा खत्म हो जा रहा है आगे आगे चल के। अब परसेंट से परसेंट खत्म कर देंगे तो यहाँ बचेगा 3m इज इक्वल टू एफ। ठीक,
अगर हम m बटे f का रेशो निकालें, यानी महिला अपॉन फीमेल, तो यहाँ है ऊपर 1, नीचे पहुंच जाएगा 3, तो ये आ गया इनका अनुपात। ठीक, यानी कि महिला पहले 1 रेशो में थी और फीमेल 3 रेशो में, तो टोटल कितने हैं, 3 और 1 4। ठीक, ये 4 थे टोटल, जो कि हमें दिया था कितना, 44,000 ये। ठीक, हमसे क्या पूछा था, इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस यानी अंतर, तो अंतर कितना आ जाएगा, 3 में से गया 2, तो हमें 2 की वैल्यू निकालनी है। तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 44,000 है, तो 2 से कर देंगे इसे डिवाइड, तो क्या आ जाएगा, 22,000 आ जाएगा। तो इनका अंतर कितना आ गया, 22,000। 22,000 दिया है ऑप्शन बी में। ठीक, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो इसे भी एलिगेशन से कर सकते हैं, देखो कैसे, इसमें क्या कहा था, 20% और 16%, यानी कि मेल और फीमेल, मेल बढ़े थे 20% से और फीमेल बढ़ी थी 16% से, ओवरऑल 17% की हुई थी वृद्धि। तो 20 में 17 जाएंगे, जब एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ बचेगा 3%। ठीक, 17 में से 16 जाएंगे, यहाँ बचेगा 1%। ठीक, तो 1% से परसेंट खत्म कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1:3। तो ये किसका, मेल और फीमेल का क्या आ गया, अनुपात आ गया, ये रहा डायरेक्ट। ठीक, यानी मेल और फीमेल का क्या आ गया, हमारा रेशो आ गया ये 1/3। अब यहाँ से कर सकते हैं। ठीक, 3 और 1 4, टोटल जो जनसंख्या वो 4 है, जो कि दिया है हमें क्या, ये 44,000। ठीक, ये रेशो है, इसलिए मैं गोले में कर देता हूँ, ये रेशो है, क्योंकि हमें निकालना था अंतर, ये 3 में से 1 गया 2, 2 का रेशो निकालना था, तो 2 से कर देंगे डिवाइड, तो ये क्या आ जाएगा, 22,000। देखो एलिगेशन से कितनी जल्दी हो गया। ठीक, तो आपकी मर्जी कैसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, और जैसे मैंने अभी इक्वेशन बनाई ये वाली इस प्रकार, तो देखो दूसरे टाइप की मैं इक्वेशन बनाता हूँ इसमें ही, जैसे महिला, वो मेल और फीमेल, और यहाँ टोटल मानो, इसने बोला था जो फीमेल है वो बढ़ी है 16% से और मेल बढ़े हैं 20% से। 20% का मतलब 16% प्लस 4%, ये, और जो टोटल है वो बढ़े थे 17% से। ठीक, 17% का मतलब 16% प्लस 1%। ठीक, अगर मानो मेल भी 16% बढ़ते और फीमेल भी 16% बढ़ती, तो टोटल जो हमारा 16% का बढ़ते टोटल। ठीक, लेकिन मेल 4% जब एक्स्ट्रा बढ़े, तो जो टोटल है वो 1% एक्स्ट्रा बढ़ी। इसका मतलब कह सकते हैं जो 4% जो हमारे मेल थे, वो टोटल का मेल प्लस फीमेल का कितना है, 1% है ये। ठीक, अब यहां से भी इक्वेशन बन सकती है वो वाली, यानी कि परसेंट से परसेंट खत्म कर देंगे, इधर क्या आ जाएगा, 4m इज इक्वल टू m प्लस एफ। ठीक, m इधर आएगा तो 3m बचेगा इधर, इज इक्वल टू f। और जब हम यहाँ से m बटे f का क्या निकालेंगे, रेशो, ठीक, तो आ जाएगा 1/3। तो देखो अब भी यही आया ना। ठीक, तो कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। देखो मैं इसमें एक बात और बताऊं, जैसे मान लो अब हम यहाँ लिख रहे हैं कि कितने परसेंट आबादी बढ़ी, जैसे मेल की 20% बढ़ी, फीमेल की 16% बढ़ी, तो टोटल हमारी 17% बढ़ी। चाहो तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हो। देखो मैं एक तरीका और बताऊं, जैसे मेल प्लस फीमेल है, ये 44,000 थी। ठीक, मेल बढ़ी 20% से, 20% का मतलब 120% होगी ये, 120% मेल, ये बढ़ी 16% से, तो ये 116% होगी फीमेल टोटल। ठीक, इज इक्वल टू, जो टोटल है वो बढ़ी 17% से, यानी कि जो मेल प्लस फीमेल है वो कितने हो गए होंगे, 117%। ये, तो चाहो तो आप इस प्रकार भी बना सकते हो। ये ओवरऑल है, यानी कितने बढ़ के कितने हो गए, जनसंख्या कितनी हो गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक, इसमें क्या बोला है, शहर में पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या 30,000 थी, पुरुषों की संख्या में 4% की वृद्धि हुई और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि हुई, कुल जनसंख्या 31,800 हो गई। वृद्धि के बाद पुरुषों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या कितनी है, 30,000, यानी कि मेल प्लस फीमेल की संख्या कितनी है, 30,000। ठीक, अब ये कह रहा है कि पुरुषों की संख्या में 4% की वृद्धि हुई,
यानी कि मेल जो बढ़े वो 4% से बढ़े, ठीक। और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि हुई, जो महिला है उनमें 10% की क्या हुई, वृद्धि। अब जो ओवरऑल जो जनसंख्या है वो कितनी होगी, 31,800 हो गई। 31,800, पहले थी 30,000, तो इसका मतलब 1,800 बढ़ी है वो जनसंख्या। 1,800 बढ़ी है किस पर, 30,000 पर। 30,000 पर बढ़ी है ना, मल्टीप्लाई 100, ठीक। अब देखो 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, ऐसे काटेंगे 3 चिंग 18, तो 6% आ गया। तो कह सकते हैं जो जनसंख्या है 6% से बढ़ी है, ठीक। तो यहाँ कह सकते हैं जो जनसंख्या है मेल प्लस फीमेल दोनों की, वो कितने, 6% से बढ़ी है। अब इसे कर सकते हैं। अब देखो 4% एम, 6% एम हो जाएगा इधर, ठीक। इधर 4% एम है तो इधर माइनस के 4% एम जाएगा तो बचेगा 2% एम। इधर 6% एफ है, इधर 10% एफ है, तो माइनस के 6% एफ होएगा, तो 10% में से जब 6% जाएंगे तो बचेगा 4% एफ। परसेंट से परसेंट खत्म और 2 दूनी 4, तो इधर क्या बचेगा, 2f इजिकल टू एम। तो यहां से हम कह सकते हैं क्या, यानी कि f अपॉन m का जो रेशो आ जाएगा, ठीक, यानी f अपॉन m का जो रेशो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/2, 1/2 आ गए ये। अब देखो टोटल जनसंख्या कितनी थी, 30,000, यानी कि नेक्स्ट पेज पे कर सकते हैं हम, फीमेल और मेल इनका रेशो कितना आया था, 1/2, यही आया था, ठीक। और जो टोटल जो जनसंख्या है वो 2 और 1 3 है, जो कि दी है हमें 30,000 ये, ठीक। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है वृद्धि के बाद पुरुषों की कुल संख्या। तो पहले तो पुरुषों की संख्या निकालना है, पुरुषों की संख्या कितनी है, 2, तो 2 का रेशो निकालना है। तो 2 का रेशो कैसे निकालेंगे, यानी 30,000 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक। यहां से आ जाएगा ये 20,000, क्या आ जाएगा, 20,000, ठीक। तो कह सकते हैं मेल की जनसंख्या कितनी आ गई, वो आ गई 20,000। अब ध्यान रखना एक बात, ठीक, इसमें ये नहीं पूछी मेल की जनसंख्या, ये पूछी थी वृद्धि के बाद पूछी है, नहीं वृद्धि के बाद बतानी है, जबकि मेल में जो वृद्धि हुई थी वो 4% की वृद्धि हुई थी, तो वृद्धि के बाद यानी कि इसका 104% हम निकाल देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 200 की मल्टीप्लाई जब 104 में होगी तो 104 दूनी 208 और डबल जीरो, तो ये क्या आ जाएगा, 20,800। तो हमारी वृद्धि के बाद पुरुषों की जनसंख्या 20,800 हो जाएगी, ठीक। इस बात का ध्यान रखना। तो 20,800 किसमें दिया है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। चाहो तो आप इसे भी एलिगेशन से कर सकते हैं, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे, देखो मैं बता दूं, मेल और फीमेल, मेल बढ़े 4% से, फीमेल बढ़ी 10% से, ठीक। अभी हमने निकाल लिया था कि ओवरऑल 6% की वृद्धि हुई, जब हमने यहाँ से निकाल लिया था, ठीक। तो यहाँ 6% की वृद्धि हुई, तो 6 में से 4 जाएंगे 2, ठीक, ये इस प्रकार, और 10 में से 6 जाएंगे 4, इसे काटेंगे 2 दूनी 4, यानी 2:1 आ गया, यानी मेल आ गए 2 और फीमेल आ गई हमारी 1। टोटल कितने, 2 और 1 3, जो कि 3 की वैल्यू कितनी दी है हमें, 30,000। यहाँ से जब हम मेल निकाल लेंगे तो आ जाएंगे 20,000। अब 20,000 का फिर हम 4% और निकालेंगे, उसमें जोड़ देंगे तो आ जाएगा 20,800, ठीक। तो आपकी मर्जी कैसे भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसमें बोला है 2010 में लाइब्रेरी में 2 तरह की किताबें थी, फिक्शन और नॉन फिक्शन। कुल पुस्तकों की संख्या 11,500 थी। फिक्शन की पुस्तकों में 10% की वृद्धि हुई और गैर फिक्शन की पुस्तकों में 12% की वृद्धि हुई, जिसकी वजह से 2020 में पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या 12,760 थी। तो 2020 में फिक्शन पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। तो देखो मैं जो जैसे ये वाला टाइप में करवा रहा हूँ पॉपुलेशन बेस्ड, ठीक, जनसंख्या आधारित जो क्वेश्चन है, तो इसमें जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, तो वो सारे करवा दूंगा मैं, जो भी टाइप बनते हैं। देखो थोड़ा ये अलग है, मतलब क्वेश्चन तो सेम है, थोड़ा सा अलग दिया है। अब देखो इसे कैसे करेंगे, मतलब कह रहा है कि 2 तरह की हमारे पास बुक थी, एक तो फिक्शन को हम एफ मान सकते हैं, एक नॉन फिक्शन उसे हम एन मान सकते हैं। तो इनकी संख्या कितनी दी थी, 11,500, ये 11,500, ठीक। अब इसने कहा फिक्शन की पुस्तकों में 10% की होगी वृद्धि, यानी फिक्शन में 10% हो गई ये बढ़ी फिक्शन की पुस्तक, और गैर फिक्शन यानी जो नॉन फिक्शन बुक्स थी उसमें हुई 12% की वृद्धि, ठीक। इसमें हुई 12% की वृद्धि, किसमें, नॉन फिक्शन में। और जो ओवरऑल वृद्धि कितनी हुई, ये कह रहा है कि 2020 में 12,760 हो गई, पहले थी 11,500, यानी कि हम कर सकते हैं 12,760 हो गई,
ठीक, पहले कितनी थी 11,500, अगर हम इसे घटाएंगे कितनी बढ़ी, 0, 6 में से 0 गए 6, 7 में से 5 गए 2, 2 में से 1 गए 1, 1260, मतलब 1260 की वृद्धि हुई है। 1260 को अगर परसेंटेज में निकालेंगे कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 1260 अपॉन 11,500, ये मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर देंगे तो ये ऊपर क्या बचेगा 1260 और नीचे 115। इसे अगर हम काटेंगे 115 एकम 115, ठीक, 11 110 बचेगा तो ये कटेगा नहीं, यानी कि ये तो पॉइंटों में कुछ करके आएगा, ये तो पॉइंट यानी 11 पॉइंट कुछ आएगा, तो पॉइंटों में तो हम लेंगे नहीं, ठीक, अगर एग्जैक्ट वैल्यू आती तो ठीक है, लेकिन अब इसे हम देखो कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारी पॉइंटों में वैल्यू आई कितने परसेंट बढ़ी ओवरऑल, तो अब यहाँ हम सीधा सीधा कर सकते हैं कितना, हमारी वृद्धि कितने की हुई थी 12,760 में से जब 11,500 घटाए थे हमने तो 1260 आया था, यानी 0, 6 में से 0 गई 6, 7 में से 5 गए 2, ये 1260 आया था, तो 1260 को हम 1260 ही लिख लेंगे, इसे परसेंटेज में नहीं निकालेंगे। अब इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं। अब मानो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को सोल्व करके f और n की वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो इनका बेहतर मेथड क्या है सोल्व करने का, मैं बताता हूँ, ठीक, आप चाहो तो पहले परसेंटेज को खत्म कर सकते हो डिवाइड 100 करके, लेकिन आपको जरूरत नहीं है। कैसे, जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसमें क्या करेंगे हम 10% से मानो मल्टीप्लाई कर दी दोनों तरफ, 10% से मल्टीप्लाई कर दी, जब 10% से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10% एफ प्लस यहाँ हो जाएगा 10% एन, ठीक, इक्वल टू, जब इसका 10% यानी ये बचेगा 1150, ठीक, इसका जब 10% निकालेंगे यानी कि ये 00, यहाँ 10% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे तो बचेगा क्या, ये 1150, यानी कि 1150, ठीक। अब देखो ये इक्वेशन मान सकते हो ये बन गई थर्ड। अब इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं, आसानी हो जाएगी हमें। कैसे, इसमें से इसे घटा दो, 10% एफ में से इसे घटाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा 10% एफ माइनस 10% एफ, और यहाँ 12% है, यहाँ 10% है, नहीं ये माइनस हो गए, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक, ये तो खत्म हो जाएगा, 12 में से 10 जाएंगे तो ये बचेगा 2% एन इज इक्वल टू 1260 में से 1150 जाएंगे तो 2 में से एक यानी कि ये बचेगा 110, तो 2% एन बचा 110, हमें निकालना है 100% एन निकालना है, 100% एन का मतलब एन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अगर यहाँ हम 50 से कर दें क्या मल्टीप्लाई, ठीक, दोनों तरफ, तो हमारा क्या आ जाएगा 100% एन, जो कि क्या आ जाएगा 11 पंजे 55 यानी 5500, 5500 आ जाएगा। तो 100% एन का मतलब क्या है, एन, यानी कि सिंपल सी बात है, जो हमारा एन, एन का मतलब नॉन फिक्शन वाली जो बुक है वो कितनी आ गई 5500 आ गई, ठीक। जो हमारे अब क्या, जो दोनों को मिलाकर जो बुक थी वो थी 11,500, ठीक, यानी एन प्लस एफ कितनी थी 11,500, ठीक। अगर हम एन यहाँ यानी कि एन इधर रख दें 5500 तो यहाँ से एफ की यानी फिक्शन वाली बुक आ जाएगी, 11,500 में से 5500 जाएंगे तो बचेगा 11 5 के 6 यानी कि 6000, तो हमारी 6000 आ गई फिक्शन वाली बुक, और हमारी नॉन फिक्शन वाली बुक कितनी थी 5500। अब हमसे देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा था 2020 में फिक्शन वाली पुस्तकों की संख्या बतानी है, तो 2020 में फिक्शन वाली बुक जिसमें हमें 10% की वृद्धि हुई थी, जो फिक्शन वाली बुक है ये 6000 आई, इसमें हम 10% की कर देंगे वृद्धि, यानी क्या हो जाएगी 11/10, क्योंकि 2020 की बोला इनने, और ये कहता 2010 में बात करता तो यही आंसर आ जाता, इनने बोला वृद्धि के बाद यानी 2020 में कितनी होगी, तो 10% की वृद्धि हो जाएगी, एक जीरो से, ठीक, एक जीरो खत्म हो जाएगी, 11 छिंग 66, ठीक, तो ये आ जाएगी 6600, तो 6600 इसका क्या आ गया आंसर आ गया, बेहतरीन क्वेश्चन। तो 6600 कहाँ है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। और इसमें क्या कहा, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,280 है, यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 18,428 हो जाएगी। गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच अंतर बताना है हमें, ठीक। मतलब कह रहा वर्तमान जनसंख्या कितनी है मेल और फीमेल की, यानी मेल और फीमेल की वर्तमान जनसंख्या है 15,280, ये, ठीक।
अब इसने बोला पुरुषों की संख्या में 25% की होगी वृद्धि, यानी मेल में हुई 25% की वृद्धि। मेल में, सॉरी मैंने फीमेल लिख दिया, तो हमारी मेल में वृद्धि कितनी हुई 25% की। अब आगे, और महिलाओं में 15% की वृद्धि हुई, यानी जो फीमेल है उसमें कितनी हुई 15% की वृद्धि। अब ये कह रहा है कि जनसंख्या 18,428 हो गई, यानी कि ये 18,428 हो गई, तो कितनी बढ़ी? अगर इसमें से हम 15,280 घटा दें, यानी 8 में से 0 गई 8, 12 में से 8 जाएंगे 4, 3 में से 2 जाएगा 1, ठीक, और 8 में से 5 जाएगा 3, तो 3148। तो हम कह सकते हैं 3148 जनसंख्या हमारी बढ़ी। कितनी बढ़ी? 3148, ये, ठीक। तो अब ये सेम इक्वेशन बन गई, इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं। देखो जैसे हमने तो जनसंख्या बढ़ा के लिखी कितनी बढ़ी, आप चाहो तो देखो ऐसे बना सकते हो इक्वेशन। 25% मेल बढ़े तो हो जाएंगे 125% एम, ये, ठीक। 15% फीमेल बढ़ी तो हो जाएंगे 115% फीमेल, ये, ठीक। अब जनसंख्या टोटल कितनी होगी आप टोटल लिख सकते हैं यहाँ, 18,428, ये। तो इस प्रकार भी बना सकते हैं इक्वेशन। लेकिन हमने जो बनाई है ये वाली, ये बनाई कि कितने परसेंट, मैंने कितनी जनसंख्या बढ़ी है उसकी, ये है ओवरऑल जनसंख्या कितनी हो जाएगी ये वाली। तो आपकी मर्जी कैसे बना सकते हो, ठीक। अब देखो इन इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। मानो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब मैंने बताया था इनका सोल्व करने का जो मेथड है सबसे सिंपल क्या है, जैसे कोई भी एक वैल्यू हमें खत्म करनी है इसमें से, ठीक। तो मानो 25% से ही इसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसमें जब हम 25% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 25% एम, प्लस यहाँ हो जाएगा 25% एफ, और यहाँ हो जाएगा 15,280 के जब 25% निकालेंगे तो 25 चौका 100, यानी 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 तिया 12, 3 15, 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8, ये आ जाएगा, ठीक। अब इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं। ये मानो ये इक्वेशन बन गई थर्ड। 2 और 3 को सोल्व कर सकते हैं, यानी कि इसमें से घटा दो या इसमें से घटा दो, बात एक ही है। मानो इसमें से घटाई तो 25% एम में ये माइनस 25% एम हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, ठीक। 25% एफ और माइनस के 15% एफ, तो यहाँ बचेगा 10% के एफ। ये 3820 में से 3100 जब 48 घटाएंगे, यानी कि 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ बचेगा 1, यानी 11 में से 4 जाएगा 7, ठीक। यहाँ बचेगा 7 में से 1 जाएगा 6, 672। तो 10% एफ क्या आ गया, 672 आ गया, ठीक। हमें निकालना है 100% एफ, जब भी तो 100% जब हम एफ निकालेंगे तो वो एफ की वैल्यू हो जाएगी, मानो कह सकते हो देखो 10% 10% एफ है मानो हमारे पास, हमें एफ की वैल्यू निकालनी है। अगर इसमें अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 100% एफ। 100% एफ का मतलब क्या, ये एफ एफ ही कह सकते हैं क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, ठीक। तो यहाँ 10% एफ है, अगर हम दोनों तरफ 10 से कर दें मल्टीप्लाई तो 10 धाम 100, 100% एफ क्या आ जाएगा, यानी 100% एफ को हम एफ ही लिख सकते हैं, वो क्या आ जाएगा 672 तो था, लास्ट में लिख जाएगी 0 जब 10 से मल्टीप्लाई हुई। तो ये आ गई हमारी फीमेल, फीमेल की जनसंख्या कितनी आ गई, ये आ गई 6,720। और हमसे क्या पूछा था, गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर पूछा था, ठीक। दोनों की जनसंख्या कितनी है, यानी मेल प्लस फीमेल की जनसंख्या कितनी है, वो दी है 15,280, ये 15,280, ठीक। यहाँ फीमेल की जनसंख्या रखेंगे, यानी कि मेल जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 15,280, ये इधर पहुंच जाएगा फीमेल, ठीक। 6,720, ये इसमें से अगर घटाएंगे तो आ जाएगी मेल की जनसंख्या। 0 में से 0 जाएगा 0, 8 में से 2 जाएगा 6, 12 में से 7 7 जाएगा तो 5, ठीक। और 14 में से 6 जाएगा 8, तो क्या आ गया 8560। मेल कितने आ गए 8560 और फीमेल कितनी आ गई 6720। हमसे पूछा था इनका अंतर, तो इनका अंतर निकाल देंगे, मेल माइनस फीमेल, ये तो क्या आ जाएगी 8560 माइनस कितने 6720, ये यानी कि 0 में से 0 जाएगा 0, 6 में से 2 जाएगा 4, ठीक। 15 में 7 जाएगा 8 और 7 में 6 जाएगा 1, तो कितने आ गए 1840। इनका अंतर आ गया 1840। 1840 किस में दिया है, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक। तो यही क्वेश्चन थे हमारे, तो इसमें मैंने 2 टाइप समझाए आपको, ठीक। 2 टाइप बताए कौन से, एक तो
पहला जो टाइप था वो था हमारा सक्सेसिव इंक्रीज वाला, ये सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक, सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक, ये समझना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मानो आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट कर लीजिए करो। ठीक, वीडियो को रिपीट करो, दोबारा देखो, क्योंकि मैंने ज्यादातर बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल सारी चीज बताई है, ऐसे नहीं कुछ भी हवा में बता दी। ठीक, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और दूसरा टाइप ये था, और मैं आपसे मतलब ये भी बता दूं कि जो इससे पहले हमारी 3 क्लास हो चुकी है परसेंटेज की, तो उन्हें भी देख लेना। ठीक, जब भी आपको समझ में आएगा, मान लो आप अगर प्रीवियस वाली क्लास देखते आओगे और उनका रिवीजन करते चलोगे तो आगे भी आपको सब कुछ समझ में आता रहेगा। ठीक, और जब जब हमारा परसेंटेज का चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन परसेंटेज का उठाओ और सीधा लगाओ, सीधा करो, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपने एक बार ढंग में तरीके में पढ़ लिया तो। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।